हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको जो ईवीएस पढ़ा रही हूँ सीटेट का। ठीक है, सीटेट फर्स्ट पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर का जो आपका थर्ड पार्ट रहता है ईवीएस, वो मैं आपको आज की क्लास में कराऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ ईवीएस का आपका क्वेश्चन रहता है, वो 30 मार्क्स का आता है। 30 मार्क्स में फ्रेंड्स 15 मार्क्स का आपके कंटेंट आते हैं, 15 मार्क्स के आपकी पेडागोजी आती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, पहले मैं पेडागोजी पढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर मैं कंटेंट पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में जो है हम लोग का ये वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका था। इन्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, चारों ओर से स्थित वस्तुओं का जो घेरा होता है उसे ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहलाता है। और ईवीएस की फ्रेंड देखिए, ईवीएस की थीम क्या होती है, तो फैमिली एंड फ्रेंड यानी कि परिवार एवं मित्र, रिलेशनशिप यानी कि संबंध, वर्क एंड प्ले मतलब आप कौन सा कार्य करते हैं, किस प्रकार से खेल खेलते हैं, एनिमल्स हो गए पशुएं, प्लांट्स आई मीन पौधे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग मतलब ऐसे डिस्कस करेंगे। डेली वन क्लास में पढ़ती चलूँगी आपको। ठीक है, तो मैं आपको जो है एक एक चीज़ कवर करती चलूँगी। जो भी आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया फूड यानी कि कौन कौन से राज्य में किस प्रकार के भोजन प्रसिद्ध हैं, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, इसके बाद शेल्टर, कहाँ पे किस प्रकार के आश्रय आपको देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के घर कौन से राज्य में आपको देखने को मिलते हैं, किस देश में मिलते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। इसके बाद यहाँ जल, वाटर, ट्रैवल, यात्राएं किस प्रकार से की जाती है, कहाँ कहाँ पे यात्राएं के दौरान आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। फिर थिंग्स वी मेक शेडो यानी कि हम जो सोचते हैं जो करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में ऐसे ऐसे करके मैंने आपको कल की क्लास में जो है फ्रेंड्स मेरा आपको ये जो है इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया था। इन्वायरमेंट जो है 2 टाइप मैंने बताए थे, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी कंप्लीट हो गई थी। एक बार आप लोग देख लीजिए एबायोटिक कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो नेचुरल कंपोनेंट और आर्टिफिशियल कंपोनेंट। ओके, फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक घटक, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, डिकम्पोजन यानी कि अपघटक। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैंने कल की क्लास में बताया था। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसको मैंने आपको 3 पार्ट में बताया था कि कितने सेक्टर होते हैं इन्वायरमेंट के। तो 3 सेक्टर मैंने कौन कौन से बताए थे, पहले मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ठीक है, यानी कि जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल और स्थल मंडल। ठीक है, और इसके जो बीच के यहाँ पे जो पार्ट रहता है फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जियोस्फीयर यानी कि जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपका स्काई ब्लू कलर का पेन है, ऑरेंज कलर का पेन है और ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये इन सबके बीच में जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, मैं आपको क्या हो कलर कर देती हूँ। ठीक है, तो समझिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे क्या, बायोस्फीयर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया बायोस्फीयर किसे कहते हैं, तो वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल का उभयनिष्ठ क्षेत्र जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, जीवमंडल कहते हैं। ओके, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर क्या होता है, ट्रोपोस्फियर। मैंने एटमॉस्फेयर में आपको क्या क्या बताए थे, 5 चीज़ें बताई थी। ठीक है, पहला मैंने ट्रोपोस्फियर बताया था यानी कि क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, फिर उसका समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर सबसे ऊपर। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है ट्रोपोस्फियर यानी कि समताप मंडल, मीसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल, और एक्सोस्फीयर यानी कि बाहरी मंडल। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक का जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। कल की क्लास जिसने ना देखी हो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग फटाफट से लेके चल रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके हमेशा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था वायुमंडल में गैसें, कौन कौन सी गैसें हमें जो है वायुमंडल में मिलती हैं। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना रहता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहता है, आर्गन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, आपका नियान हो गया, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनान, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से मैंने जो है क्लासेस कराई हैं, आपको सभी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था पोल्यूशन। पोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि अनुपयोगी और आवश्यक हो अधिक पदार्थ का पर्यावरण में पाया जाना। ठीक है, यानी कि एयर पोल्यूशन हो गया आपका। तो इस प्रकार से मैंने सभी पोल्यूशन के बारे में आपको बताया था। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे एयर पोल्यूशन यानी कि जो आपका प्रदूषण है। प्रदूषण सबसे पहले अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि प्रदूषण किसे कहते हैं, तो प्रदूषण देखिए जब मानव के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में नकारात्मक परिवर्तन होता है, तो इसे हम पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पर्यावरण अवनयन क्या कहलाते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब मानव क्रियाकलाप के साथ प्राकृतिक क्रियाकलाप दोनों से पर्यावरण में क्षति पहुंचाती है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे पर्यावरण अवनमन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपके मन में आ रहा होगा पोल्यूशन किसे कहते हैं, प्रदूषण क्या है। तो प्रदूषण फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना, प्रदूषण क्या होता है
कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ यानी कि सामान्य रूप से प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो पोल्यूशन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पोल्यूशन जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है फ्रेंड्स, ये है वायु में कण अथवा गैसों के रूप में अनावश्यक पदार्थों का पाया जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि मैं आपको अगर बता दूं एग्जाम्पल में कि वायु प्रदूषण जो है किससे ज़्यादा फैलते हैं, तो वाहनों के धुएं के कारण, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री के कारण, पटाखों के कारण, जीवाश्म और लकड़ी का जलने के कारण। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन गैसीय अवस्था में हो सकता है, कणों के रूप में हो सकता है। ठीक है। इसको मैंने डिटेल में आपको इसके पहले क्लास में बताया है। तो फिर यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूशन। ठीक है। प्राइमरी पोल्यूशन वो होते हैं फ्रेंड्स जो सीधे, ये गैसें क्या करते हैं, पर्यावरण को सीधे प्रभावित करती हैं। ठीक है। जैसे कि आपके CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO हो गया, SO2 हो गया, NOx हो गया, NH3 हो गया, CFC हो गया। इन सभी गैसों को मैंने एक एक करके आपको बताया था। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आ गया सेकेंडरी पोल्यूशन, यानी कि किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर के अभिक्रिया करती हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी प्राइमरी पोल्यूशन के बारे में। प्राइमरी पोल्यूशन सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि देखिए प्राइमरी पोल्यूशन क्या होते हैं, यानी कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दिया गया है, आग बुझाने में काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कहाँ पे होता है, आग बुझाने में। और वायु से भरी होती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वायु से भरी होती है। मात्रा कितनी होती है इसमें वायु की, तो 0.03% होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, यह क्या होती है, यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है और वैश्विक तापमान में वृद्धि करती है। ग्लोबल वार्मिंग हरित गैस प्रभाव में सर्वाधिक सक्रिय गैस है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी पर कहाँ से आती है, और CO2 जो है पहला जीवों से, दूसरा ज्वालामुखी से आती है। ठीक है। पृथ्वी पे अगर हम बात करें कि CO2 कहाँ से आती है, तो जीवों से पहले नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे ज्वालामुखी से आती है। ठीक है। कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताया गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्स क्या हैं, उससे प्रभावित होने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये सभी देख लीजिए यहाँ पे आपको सामने। कल की क्लास में मैंने इसको पढ़ाया था, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे। ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का दिया गया। ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस प्रकार से दिए गए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, वाहनों के धुएं, ईंधन को जलाने पर, फैक्ट्रियों से, और इफेक्ट क्या क्या करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा। ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्यों पड़ रहा है, इन दोनों गैस के कारण क्या है, ताजमहल का रंग जो है पीला पड़ रहा है। H2SO4 यानी कि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फर है। ठीक है। और यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके यहाँ पे HNO3 है। ओके, अमोनिया। तो यहाँ पे देखिए जीवाश्म तथा इन्हें जलाने पर फॉसिल्स फेफड़ों के लिए प्रदूषक का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे आपका अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्सेज क्या क्या है, तो AC है, फ्रीज है, कोल्ड स्टोरेज है, सौंदर्य प्रशासन है आपके, और इन सभी से क्या होती है, निकलती है CFC गैस। ठीक है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जो टीवी है, और सॉरी टीवी कह रही हूँ मैं, आपका कोल्ड फ्रीज यानी कि आपका जो फ्रीज हो गया, या फिर आपकी जो AC हो गया, इनसे जो गैस निकलती है उसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये जो है हमारे इन्वायरमेंट में इफेक्ट किस चीज़ को कर रही है, तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, ओजोन परत की क्षरण हो रही है। ओके, समझ में आ गया? अब इसके आगे हम लोग चलें। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आज की क्लास में सेकेंडरी पोल्यूशन। सेकेंडरी पोल्यूशन जो है फ्रेंड्स, ग्राउंड ओजोन, OH3 और स्मोक, धुआं क्या होता है। ठीक है। इन सब चीज़ों को जो है मैंने आपको कल की क्लास में जो है कंप्लीट करा दिया था। ठीक है। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए जल उपलब्धता की समस्या क्या क्या है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कल की क्लास में। यहाँ पे जल संसाधनों का संरक्षण, किस प्रकार से जल संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी जो है कंप्लीट हो गई थी। अब इसके आगे हम लोग आज की क्लास में करेंगे। यहाँ से हमारा जो है नया चैप्टर स्टार्ट होता है। आज की क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इकोलॉजी यानी कि परिस्थिति क्या होता है। तो इकोलॉजी शब्द जो है ये हेकल ने दिया था। और इकोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए इकोलॉजी जो है ये देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, ज़मीन से जल और मिनरल्स, पानी व खनिज पदार्थ ज़मीन से लेते हैं। उसके बाद सन की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट में। ठीक है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये एबायोटिक है। ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट से CO2 इनटेक करते हैं, और O2 क्या करते हैं, आउटटेक करते हैं। तो जो O2 ये लोग छोड़ते हैं, तो वो O2 क्या करते हैं, हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है। अभी देखिए पेड़ पौधों कौन खाता है, डियर खाता है। डियर कौन खाता है, टाइगर खाता है। ठीक है। तो एबायोटिक क्या है फ्रेंड्स, एबायोटिक जो है पेड़ पौधे एबायोटिक हैं, CO2 क्या है, एबायोटिक है, और बायोटिक क्या है आपका जो है, बायोटिक हो जाएगा, डियर हो जाएगा, टाइगर क्या है, बायोटिक हो गया। ठीक है। तो इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको काफ़ी अच्छे समझाया है बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैविक का जैविक से संबंध एवं जैविक का अजैविक से संबंध
क्या कहलाता है आपका ये आपका कहलाता है इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी क्या होता है, एक परिभाषा में आपको बता दी। इकोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स, पारिस्थिति के अंतर्गत जैविक घटकों का जैविक घटकों के साथ संबंध एवं जैविक घटकों का अजैविक घटकों के साथ संबंध का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकीय तंत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब जो रिलेशनशिप होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, जो संबंध को अध्ययन किया जाता है उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इकोलॉजी शब्द जो है, इकोलॉजी शब्द ऑइकस यानी कि क्या होता है, आइकस मतलब होता है हाउस यानी कि घर। इकोलॉजी का जनक कौन है, तो ओडम है। और इकोलॉजी का भारतीय जनक की अगर हम बात करें तो कौन है, रेंडम और मिश्रा जी हैं, यहाँ सॉरी फ्रेंड्स, रामदेव मिश्रा जी। ओके, रामदेव मिश्रा जी जो है फ्रेंड्स, ये कौन है, ये इकोलॉजी का भारतीय जनक है। ओके, अब देखिए यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें को अध्ययन करेंगे। ठीक है, पारिस्थिति का अध्ययन स्तर यानी कि स्टडी लेवल ऑफ इकोलॉजी, ये क्या होता है, स्टडी लेवल ऑफ इकोलॉजी, इसको मैं आपको समझाऊंगी करके। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही पॉपुलेशन की। ठीक है, पॉपुलेशन यानी कि फ्रेंड्स जनसंख्या। आप जानते हैं हमारी जो भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, क्योंकि जो जनगणना हुई है, जनगणना तो फ्रेंड्स हुआ है 2011 की। ठीक है, उसके बाद से कोई जनगणना नहीं हुई है, तो वैसे आप एक आंकड़े में अपना बता सकते हैं जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है एक ही प्रजाति के सदस्यों की संख्या। ठीक है, एक ही प्रजाति के सदस्यों की जो संख्या होती है उसको क्या कहेंगे, जनसंख्या कहते हैं। पारिस्थितिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जनसंख्या होती है। उसके बाद क्या होता है, कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी कि समुदाय, विभिन्न प्रजातियों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहेंगे, समुदाय कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी, एबायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी प्लस एबायोटिक कम्युनिटी यानी कि समुदाय प्लस अजैविक घटक को क्या कहेंगे, पारिस्थिति की पूर्ण इकाई कहा जाता है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये जो है समुदाय यानी कि एक कम्युनिटी को जोड़ करके और एक अजैविक घटक को जोड़ करके क्या होती है, पारिस्थिति की पूरी इकाई तैयार होती है। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट चलें, आगे बढ़े हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए पहले मैं यहाँ पे आपको जो है थियरी कंप्लीट कराऊंगी। थियरी कंप्लीट कराने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं आप लोगों का जो है एक एक करके पहले मैं आपका जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, पहले मैं आपका ईवीएस कंप्लीट करा रही हूँ, तो पहले ईवीएस कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद फिर क्या है, मैं आपका सीडीपी कराऊंगी, फिर मैं आपका हिंदी कराऊंगी, फिर उसके बाद संस्कृत रहेगा, फिर आपका मैथ रहेगा। ठीक है, मैथ क्या है लास्ट में रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है बात बायोम्स। बायोम्स क्या होता है, समान प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र, क्या जो बायोम्स होता है उसको समूह को क्या कहेंगे, बायोम्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एक आपका कोई एक बगीचा है, बगीचा में आपको जो है आपको अलग अलग तरीके के पेड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग पेड़ों के समूह जो रहते हैं, उन समूहों के जो समूह रहते हैं उसको क्या कहेंगे, बायोम्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात होगी ये बायोस्फीयर किसे कहते हैं। बायोस्फीयर का होता है, बायोम का जो समूह होता है उसको क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, पारिस्थितिकी की सबसे बड़ी इकाई यानी कि जीवमंडल कहलाता है। यानी कि यहाँ पे बहुत ही प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति हों, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हों, भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी हों, इन सभी का जो एक समुदाय होता है, खूब बड़ा समुदाय, उन सभी समुदाय को क्या कहेंगे, बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल कहते हैं। कंफर्म हो गया, सभी को समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखिए अब आगे हम बात करेंगे, अब देखिए आगे हम बात करेंगे ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, पारिस्थिति में एक जीव दूसरे जीव का भोजन पोषण स्तर बनाता है। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, पोषण स्तर होता है, यानी कि पारिस्थिति में क्या होता है, एक जीव जो है वो दूसरे जीव का भोजन बनाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं, साग सब्जियां हैं, इन सभी को कौन खाता है, इन सभी को चूहा खाएगा। ठीक है, इसके बाद कीट खाते हैं, इसके बाद मनुष्य भी खाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कीट हो गया, खरगोश हो गया, बकरी होगी, इन सभी चीज़ों को कौन खाता है, तो इन सभी चीज़ों को जो फ्रेंड्स आपका ऐसे कहा जा सकता है, जो ट्रॉपिक लेवल सेकंड हो गया, फिर ट्रॉपिक लेवल थर्ड हो गया, ट्रॉपिक लेवल फोर्थ हो गया। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये सभी चीज़ें जो हैं आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, आपको इतना सब कुछ पता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे कह रहा है वह स्तर जिस पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषक स्तर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स किसकी, पोषण स्तर की। ठीक है, तो पोषण स्तर यानी कि प्लांट जो है फ्रेंड्स, पेड़ पौधे, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है कितनी होती है, 1000 यूनिट होती है। ठीक है,
अब ये पेड़ पौधे को जो खाएंगे कौन, रेबिट खाएं, ठीक है, रेबिट यानी कि खरगोश खाते हैं इसको। खरगोश को कौन खाएगा, टाइगर खाएगा। अब चलिए अगर हम बात करेंगे क्या 1000 यूनिट जो है एनर्जी जो है इसके अंदर थी, तो इसको जो है इसने खाया, तो क्या इसके अंदर इसकी पूरी 1000 यूनिट पूरी जो है एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, या फिर इसको खाने के बाद तो मालूम पड़ रहा है आपकी मतलब इसके अंदर भी कुछ एनर्जी रही होगी पहले से, ये एनर्जी जाएगी तो इसकी प्लस हो जाएगी एनर्जी, फिर इसके बाद ये खाएगा तो इसकी डबल ट्रिपल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसके आगे बताती हूँ कि किस प्रकार से इसके अंदर जो है एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफ़र मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है लिंडमैन जो है 1942 में बताया कि केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ खाता है तो क्या होता है, उसकी केवल 10% ही एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो देखिए लो एनर्जी कैसे होती है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लो एनर्जी, यहाँ पे हाई एनर्जी। हाई एनर्जी में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर होती है, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर यानी कि मान लीजिए प्रोड्यूसर, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रोड्यूसर के अंदर कितनी एनर्जी होगी, 1000 यूनिट एनर्जी होती है, ठीक है। अब 1000 यूनिट जो है उसको कौन खाएगा, रेबिट खाएगा, ठीक है। मान लीजिए शाकाहारी यानी कि रेबिट है, रेबिट ने इसको खाया, पेड़ पौधे को खाया, पेड़ पौधे को खाने के बाद उसके अंदर कितनी जो है एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो कितनी होगी 10%, यानी केवल 100 यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे रेबिट ने खाया, रेबिट को किसने खाया, टाइगर ने खाया, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल 3 में आ गया, इसने कितना खाया, इसने किसको खाया, रेबिट को खाया, टाइगर ने। तो टाइगर जब इसको खाएगा तो इसके अंदर कितनी जो एनर्जी है ट्रांसफर होगी, तो केवल 10% यूनिट जो है वो आपकी एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रॉपिक लेवल 4th, यानी कि देखिए सबसे पहले क्या यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को रेबिट ने खाया, रेबिट को किसने खाया, टाइगर ने खाया, ठीक है। टाइगर को अब कौन खाएगा, यहाँ पे चील, पक्षी, बाज ये सब खाएंगे। तो इन सभी के अंदर कितनी ट्रांसफर होगी एनर्जी, तो केवल 1% एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे एनर्जी डायग्राम चलता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब चलेगा तो हमारा जो इन्वायरमेंट है ये भी एक इसका संतुलन बना रहता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है श्रृंखला यानी कि सीरीज जो है, फूड चेन, और यहाँ पे कह रहा है डायग्राम यानी कि पिरामिड का डायग्राम आप सभी लोग देखे हैं क्या, कमेंट करके बताइए। जिसने नहीं देखा है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगी। श्रृंखला यानी कि सीरीज, और फूड चेन, और डायग्राम यानी कि पिरामिड का डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी फूड चेन के बारे में, ठीक है। फूड चेन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की श्रृंखला होती हैं। कौन कौन सी होती है, पहली ग्राजिंग यानी कि फूड चेन होती है, दूसरी कौन सी होती है, डिट्रीबस, ठीक है, यानी कि डिट्रोफस यानी कि अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला। तो देखिए सबसे पहले हम ग्राजिंग खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। तो ग्राजिंग खाद्य श्रृंखला आपकी किस प्रकार की होती है, तो जीव जो श्रृंखला की शुरुआत करते हैं चरण यानी कि चरण खाद्य श्रृंखला कहलाते हैं। भोजन के रूप में मैं आपको बता दूं, भोजन के रूप में वो हरे पेड़ पौधे उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हरे पेड़ पौधे कौन खाता है, खरगोश खाते हैं, खरगोश कौन खाता है, भेड़िया खाता है, भेड़िया कौन खाता है, शेर खाता है। इसी प्रकार से देखिए जो है कॉर्न यानी कि भुट्टा, भुट्टा कौन खाएगा, खरगोश खाएगा, सॉरी आप खरगोश करें, भुट्टा कौन खाता है फ्रेंड्स, भुट्टा को जो है चूहा खाएगा, ठीक है। चूहा कौन खाएगा, आउल, ठीक है, आउल यानी कि उल्लू। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया कैरेट यानी कि गाजर, गाजर को कौन खाता है, रेबिट खाता है, ठीक है, यानी कि खरगोश, खरगोश ने उसको खाया, खरगोश को किसने खाया, फॉक्स यानी कि लोमड़ी ने खाया, लोमड़ी को किसने खाया, लॉयन ने खाया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये फूड चेन चलता रहता है। मान लीजिए यहाँ पे आपको ग्रास है, ग्रास को खाया रेबिट ने, फिर ग्रास को जो है रेट ने भी खा लिया, ग्रास को जो है फ्रॉग ने भी खा लिया, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका फूड चेन चलता रहता है, ठीक है, मान लीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आ गया पाइथन, फ्रॉग को किसने खाया, पाइथन यानी कि अजगर ने खाया, अजगर ने खाया, फिर अजगर को कौन खाएगा, तो ईगल ने खाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फूड चेन चलता रहता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम एक चीज़ से आपको और बता सकते हैं, इसको कहा जाता है जिससे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन, ठीक है, इस प्रकार से भी इसको कहा जा सकता है। तो इसमें फ्रेंड्स जो होता है जैविक और अजैविक घटक, जो मैंने आपको बताए थे परितंत्र के जो 2 घटक बताए थे। तो जैविक घटक जो होता है उसमें उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। और अजैविक घटक जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या कौन कौन से होते हैं, पहले आपके भौतिक कारक होते हैं, दूसरा अकार्बनिक कारक, तीसरा आपका कार्बनिक कारक। इन सब चीज़ों की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इन सबको भी आप जानते रहिए साथ ही साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे फूड चेन यानी कि अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो जीव जो श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, भोजन के रूप में मृत वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे डिस्ट्रीफस फूड चेन यानी कि अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला। जैसे कि मान लीजिए लकड़ी जैसे कि आपकी क्या है, निर्जीव है, ठीक है, निर्जीव चीज़ें हैं, मृत वस्तु हैं, इसको कौन खाएगा, इसको दीमक खाते हैं, दीमक को कौन खाता है, चिड़िया खाती है, चिड़िया कौन खाता है, बाज खाता है।
तो ये भी एक प्रकार की क्या है, खास श्रृंखला चलती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से खास श्रृंखला आपकी चलती है। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है फूड चेन। फूड चेन जैसे कि फ्रेंड्स देखिए मैंने ऐसे ही टेम्परवारी में बना ली है, आप लोग अपना अच्छे से बना करके कर लीजिएगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, ये आप लोगों के एग्जाम के में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपका फटाफट से यहाँ पे नोट्स में आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि देखिए जो आपका नोट्स वाला वीडियो है इसको आप लोग 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप लोग इसको 2-3 बार अच्छे से देख लेंगे, कर लेंगे, सुन लेंगे ना, तो क्या होगा आप लोगों को, जो आप लोग सॉरी एक मिनट, जब आप लोग फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट यूज लगाएंगे, जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, इसलिए पहले मैं आपको यहाँ पे ये करा रही हूँ। और जो आपको अगर प्रैक्टिस सेट भी देखना है तो प्रैक्टिस सेट जो है फ्रेंड 2023 के 2024 का मैंने जो है सॉल्व कराया है, आप लोग वो उसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब यहाँ पे मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ट्री दिया गया, ट्री यानी कि ये पेड़ पौधे हो गए आपके। ठीक है, पेड़ पौधे को कौन कौन खा सकता है। ठीक है, पेड़ पौधे को कौन कौन खाएगा, तो जैसे डियर हो गया, हिरन खा सकता है, रेबिट खा सकता है, माउस खा सकता है, ग्रास ऊपर खाते हैं। इन सभी चीज़ों को कौन खाएगा, इसको फ्रॉग खा सकता है। ठीक है, फ्रॉग के बाद इन सब चीज़ों को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने छोटा सा बनाया है, आप लोग बड़ा सा भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को देखना है तो मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो बना करके आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो में आपको बताऊंगी फूड चेन किसे कहते हैं। ओके, अब देखिए एक से ज़्यादा खाद्य श्रृंखला उपस्थित होती है, उसको हम फूड वेव कहते हैं, यानी कि खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊंगी लिविंग। अब यहाँ से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं लिविंग। लिविंग यानी कि सजीव क्या होता है। तो देखिए आप लोगों को पता है ईवीएस जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ईवीएस में आपको पढ़ा रही हूँ लिविंग। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसके पहले जब मैंने आपको 2023 में पढ़ाया था, 2023 में जो है मैंने इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे डिटेल से बताया था। ठीक है, तो एक बार आप लोग वो भी देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, जितने भी मैंने आपको सीटेट से रिलेटेड डाल रखे क्वेश्चन आंसर की वीडियो, वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सजीवों में पाए जाने वाले विशेष लक्षण क्या क्या होते हैं, तो सजीव क्या होते हैं, सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीव जो होते हैं श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं और समय समय पर O2 को क्या करते हैं फ्रेंड, छोड़ते हैं। ठीक है, सांस छोड़ते हैं और CO2 क्या करते हैं, लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो सांस लेते हैं क्या है, हम लोग कौन सी सांस लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना। ऑक्सीजन के भी देख रहे थे, कोरोना काल में क्या हो गया था, कमी पड़ गई थी, सभी लोग कोई सिलेंडर आ रही थी, सिलेंडर से सब लोग ऑक्सीजन लेते थे। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सिलेंडर थी ना फ्रेंड्स, तो सोचिए ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ रहा था हमें। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है ज़्यादा पेड़ पौधे को मत काटिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सके तो आप पेड़ पौधों को लगाइए। ठीक है, तो सांस छोड़ते कौन सी गैस हम लोग छोड़ते हैं, तो फ्रेंड्स CO2 हम लोग छोड़ते हैं और O2 क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं। पेड़ पौधे श्वसन के दौरान CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जो है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे जो है हमेशा CO2 को ही लेते हैं, लेकिन क्या है जब वो लोग अपने श्वसन के दौरान क्या करते हैं, CO2 को लोग छोड़ते भी हैं। ठीक है, कंफर्म हो यहाँ तक सभी को। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया एक वयस्क मनुष्य जो है 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, ये जो है सामान्य सी चीज़ें, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक वयस्क मनुष्य जो है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस को लेता है और छोड़ता है। तो 15 से 18 बार क्या करता है, सांस को लेता है और छोड़ता है। भिन्न भिन्न जंतुओं में अलग अलग अंगों द्वारा गैसों का आदान प्रदान भी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे एनिमल्स यानी कि जो जंतु हैं वो, और श्वास अंग कि कौन कौन से जंतु के कौन कौन से श्वास अंग है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। देखिए मनुष्य जो है, मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी आदि, इन सभी चीज़ों में जो है, इन सभी जंतुओं में सांस लेने के लिए कौन से ऑर्गन का यूज़ किया जाता है। तो देखिए जो मनुष्य हैं, शेर हैं, गाय हैं, सांप हैं, छिपकली, पक्षी, ये सभी लोग जो हैं फ्रेंड्स, ये सभी लोग जो हैं श्वास लेते हैं किससे, फेफड़े यानी कि फुफ्फुस से। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि मक्खी है, कॉकरोच या फिर अन्य कीट भक्षी जो होते हैं आपके जंतु, जो कितने भी कीट जो हैं, वो जो लोग जो है किससे श्वास लेते हैं, इनका से रिस्पायरेटरी आर्गन कौन सा है, तो इनका जो फ्रेंड्स रिस्पायरेटरी आर्गन होता है उसको कहते हैं वाता। ठीक है, यानी कि ट्रेकिया। अब इसके बाद देखिए हम बात करेंगे केचुआ। केचुआ जो फ्रेंड्स है, ये जो सांस लेता है, ये किससे सांस लेता है, ये अपने स्किन से सांस लेता है। ठीक है, केचुआ की जो है त्वचा आर्द्र और चिकनी होती है और इसके कारण क्या होता है, वो अपने त्वचा से ही सांस लेता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे मेढक। मेढक जो है फ्रेंड्स, इसका जो है रिस्पायरेटरी आर्गन कौन सा होता है, तो इसका जो रिस्पायरेटरी आर्गन होता है वो होता है फेफड़ा यानी कि त्वचा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कौन सी होती है फ्रेंड्स, मछली होती है। ऑक्टोपस जो है वो मछली होती है। आप लोगों ने किसने देखा है ऑक्टोपस मछली, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए अगर हम बात करें ऑक्टोपस जो मछली है ये कैसे सांस लेती है, तो ये फ्रेंड्स लेती है गिल यानी कि ग्लोम से सांस लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे वेल। वेल मछली यानी कि डॉल्फिन मछली। ठीक है, ये जो है फेफड़ों से और नासा द्वार यानी कि वात छिद्र से जो है सांस लेती हैं। ठीक है, ये जंतु जो है फ्रेंड्स समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सके। ठीक है, जो वेल मछली, डॉल्फिन मछली जो आप लोगों ने देखा होगा, सबसे बड़ी ये वेल मछली जो है, ये जो है फ्रेंड्स सांस कैसे लेती है, इसके रिस्पायरेटरी आर्गन कौन से है, तो इसकी जो रिस्पायरेटरी आर्गन है वो फेफड़े हैं
और देखिए फेफड़ों से मनुष्य भी सांस लेते हैं, ठीक है। और ये किससे सांस लेती है? नासाद्वार से, ठीक है। और इसके अंदर एक वात छिद्र पाया जाता है। कंफर्म हुआ। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताऊंगी प्रकाश संश्लेषण, यानी कि आपका यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस में आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे। तो पौधों में जो है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है एवं CO2 गैस जो है वो बाहर आती है। परंतु अगर हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे जो है वो CO2 गैस अंदर लेते हैं और O2 गैस जो है वो बाहर छोड़ते हैं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होते हैं, जबकि श्वसन क्रिया जो है रात दिन होती रहती है। तो अगर हम बात करें प्राकृतिक में, पौधे जो हैं वो O2 में प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि आप सभी लोग जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम लोग स्वपोषी कहते हैं, यानी कि वो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन अगर हम बात करें कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं, किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करते हैं वो लोग, उस कारण लोग अपना जो भोजन है स्वयं बनाते हैं। तो देखिए इसमें जो उनकी सहायक होती क्या क्या होती है, आप लोगों ने इसे पत्ती देखा होगा ना, पत्ती की जो आप उल्टा करेंगे तो उसमें पीछे आपको छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। तो वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो मैंने आपको बताया ना, उसमें क्या होता है, सूक्ष्म रंध्र होते हैं, ठीक है। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्र के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपने शरीर में लेते हैं, ठीक है, अंदर लेते हैं। परंतु क्या होता है, CO2 गैस का क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। परंतु क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो हैं वो CO2 गैस जो है वो अंदर लेते हैं, ठीक है, और O2 गैस को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। कंफर्म हुआ सभी को। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने यहाँ पे बताया ना, सनलाइट में आप जो है लोग भोजन बनाते हैं अपना। तो इस प्रकार से आपकी सारी प्रक्रिया रही। अगर आप कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ रोग है, उसके बारे में आपको बता दूं। रोग जो है, रोग एवं उपचार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ जो रोग होते हैं, विषाणु जनित रोग होते हैं, उसके बाद कुछ जीवाणु जनित रोग होते हैं, कुछ कवक जनित रोग होते हैं, कुछ परजीवी रोग होते हैं, कुछ वंशागति रोग होते हैं, कुछ आपके होते हैं हीनता जन्य असंक्रमिक रोग, अन्य रोग होते हैं, कुछ होते हैं प्रमुख पादप रोग होते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया गया, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया क्या, रोग और उपचार। तो किस प्रकार से रोग होते हैं, देखिए कुछ अनुवांशिक इंजीनियर तथा बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विविध प्रमुख दिवस व दिन, विभिन्न कृषि कृतियाँ व संबंधित क्षेत्र, नेक्स्ट है आपको विभिन्न संस्थान व केंद्र। तो इस प्रकार से आपकी कल की क्लास चलेगी फ्रेंड्स। कल की क्लास में आपको ये सब पढ़ाऊंगी। अगर आपको क्लास लेनी है तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कहीं से कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। अब मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में। और सुनिए आप लोग एक बात, तो देखिए फ्रेंड्स, कल की क्लास में जो है हम लोग बात करेंगे आपस में। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कि सभी सजीव में उत्सर्जन होता है, किस प्रकार से होता है। सभी सजीव जो पेड़ पौधे हैं वो लोग उत्दीपन और अनुक्रिया की जो लोग भी प्रोसेस होती है उसके बारे में बात करेंगे। सजीवों में इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से सारे ऑर्गन काम करते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, और आपका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और इन सभी चीज़ों के बारे में कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए आज की क्लास में हम बात करेंगे लिविंग, यानी कि सजीव किसे कहते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो EVS है, EVS से आपके सभी में क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सजीव में पाए जाने वाले लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीव जो होते हैं श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो देखिए जो पेड़ पौधे हैं वो भी सांस लेते हैं, वो भी सांस छोड़ते हैं। जो ह्यूमन बींग, जो मनुष्य होते हैं वो भी सांस लेते हैं, ठीक है। बस ये होता है कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य O2 जो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। बट पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ें जो हैं ये सभी तो नॉर्मल चीज़ें आप सभी को पहले से पता होंगी, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए एक जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं, वो है फ्रेंड्स जो पेड़ पौधे हैं वो श्वसन के दौरान CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ओके, कंफर्म हुआ। इसके बाद चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे, जो आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। सपोज दैट आप मान लीजिए सीटेट हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सभी एग्जाम में आपकी जो है हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जो आपका सीटेट का पेपर होता है उसमें जो EVS होता है वो आपका जो है फ्रेंड्स 30 नंबर का मिलता है आपको देखने को। 30 नंबर के आपके प्रश्न रहते हैं, 30 प्रश्न रहते हैं, एक एक नंबर के 30 प्रश्न रहते हैं, जिसमें 15 प्रश्न जो आपके रहते हैं वो आपके पेडागोजी के रहते हैं, 15 प्रश्न जो आपके रहते हैं वो रहते हैं आपके कौन से, आपके थियरी के रहते हैं, ठीक है। 15 पेडागोजी रहते हैं, 15 कॉन्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो होता है एग्जाम का सिलेबस है। तो मैं आपका जो एग्जाम का सिलेबस है मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। और जो ये फ्रेंड्स आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, ठीक है,
यहाँ पे तो फ्रेंड्स मैं आपको थियरी कंप्लीट करा रही हूँ, इसके बाद जब थियरी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। और अदर प्रैक्टिस सेट जो पिछले प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व कराए थे वो आप लोग देखना चाहते हो देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पे अवेलेबल हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, तो कल की क्लास में फ्रेंड्स इकोसिस्टम, इकोलॉजी मैंने आपको बता दिया था, वाटर बता दिया था, इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, सजीव जो है किस प्रकार से उनकी जो सारी प्रोसेस होती है किस प्रकार से चलती है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक वयस्क मनुष्य जो होता है वो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। अलग अलग मनुष्य जो होते हैं, जंतु जो होते हैं, वो अलग अलग अंगों द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम बात करेंगे एनिमल और किस प्रकार से एनिमल जो है उनकी जो श्वसन अंग होता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन किस प्रकार से काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मनुष्य है, शेर है, गाय है, सांप है, छिपकली, पक्षी आदि ये सभी जो हैं फेफड़े यानी फुफ्फुस से सांस लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे सेकंड नंबर पे आपके आगे मक्खी, काकरोच या अन्य कीट जो है ये वातक यानी कि ट्रेकियो से सांस लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे केचुआ। केचुआ जो है फ्रेंड्स ये अपने त्वचा से सांस लेता है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, ये आईएएस में भी पूछा गया था। केचुआ कौन से ऑर्गन से सांस लेता है, तो अपने जो है स्क्रीन से सांस लेता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका मेढक। मेढक जो है फ्रेंड्स फेफड़ा से या फिर त्वचा से सांस लेता है। इसके बाद ऑक्टोपस मछली जो है गील या फिर ग्लोम से सांस लेती है। इसके बाद यहाँ पे आपका आ गया व्हेल मछली या फिर डॉल्फिन मछली जो है फेफड़े से और नासाद्वार से सांस लेती हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स जो कुछ मछलियाँ होती हैं, ये जंतु जो है समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सकें, ठीक है। कंफर्म हुआ सभी को यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो बीपीएससी की जो 3.40 की जो क्लास है वो आपको जो है उसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। आप लोग उसको देख लीजिएगा अच्छे से, आपकी हेल्प होगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। तो देखिए यहाँ पे हम उत्सर्जन की बात करेंगे, सभी सजीवों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो देखिए जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान सजीव में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो भी भोजन हम लोग करते हैं, भोजन करने के बाद शरीर में क्या होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर के अंदर। जिस प्रक्रिया के दौरान सजीव जो है अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बाहर करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन मार्ग कहते हैं, ठीक है। मूत्र एवं मल के रूप में जो है हम उसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं जो भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, जो भी कुछ हम लोग खाते हैं, वो हमारे शरीर से होते हुए क्या होता है, वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे जो है मूत्र और मल मार्ग से बाहर चला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें मनुष्य का जो पसीना होता है, ठीक है, यानी कि स्वेद, पसीना जो होता है वो किस कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। पसीना भी जो होता है फ्रेंड्स एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है जो वह अपनी त्वचा के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग गर्मियों के दिनों में देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा जब गर्मी आती है पसीना होता है तो उसके द्वारा भी हमारा जो है मल त्याग होता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे पक्षी जो हैं, पक्षी बीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो मैंने आपको उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है समझा दिया, किस प्रकार से उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसको पूरा फुल डिटेल में साइंस के नॉलेज में आपको समझा दूंगी। यहाँ पे तो मैं आपको एक ईवीएस के चैप्टर से लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया किस प्रकार करते हैं। तो हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उद्दीपन कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात यहाँ पे आपके आ रही है अनुक्रिया और उद्दीपन की। उद्दीपन क्या होता है और अनुक्रिया क्या होता है। उद्दीपन फ्रेंड्स देखिए कोई भी व्यक्ति अगर आपको टच करता है तो आपके अंदर कोई अनुक्रिया होगी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, अनुक्रिया कहते हैं। अगर आप उस व्यक्ति के टच करने के बाद अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्स आपने दे रहे हैं उसे तो क्या होगा, वो अनुक्रिया कहलाता है। और जो छूने की प्रोसेस होती है वो क्या, उद्दीपन कहलाता है। जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए एक गर्ल है, ठीक है, उसको कोई व्यक्ति ने अगर ऐसे टच किया, ठीक है, मान लीजिए जो ये टच कर रहा है इसको हम उद्दीपन कहेंगे, और जिसको टच कर रहा है, टच करने के बाद अगर ये कुछ बोलेगी, ठीक है, ये जो गर्ल है अगर ये कुछ बोलेगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनुक्रिया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जब हम
गर्म वस्तुओं को छूते हैं तब हम एकदम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। अब देखिए गर्म वस्तुओं को छूना क्या कहलाएगा, गर्म वस्तुओं को छूना जो कहलाएगा उद्दीपन कहलाएगा। उद्दीपन कहलाएगा हमने गर्म वस्तु को छुई, ठीक है, छूने के बाद टच करने के बाद जब हम उसको हाथ पीछे करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अनुक्रिया कहलाएगा। हमारा हाथ पीछे करना ही क्या कहलाएगा, अनुक्रिया कहलाएगा। और गर्म वस्तु को जो छुआ हमने उसको क्या कहलाएगा, उद्दीपन कहलाएगा। कंफर्म हुआ आप लोगों को, ये दो चीज़ें आप लोग कंफर्म कर लीजिए। आपका एग्जाम जो है आपका 1 या 2 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। 1 मार्क्स आपका कंफर्म है। उद्दीपन और अनुक्रिया से हमेशा एक क्वेश्चन आपका बनता ही है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए काकरोच जो है, काकरोच रोशनी देखकर छिप जाते हैं, ठीक है, और अपने मनपसंद भोजन को देखकर हमारे मुंह में पानी आने लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है अपना मनपसंद भोजन देखा, देखना क्या हो गया, हमारा उद्दीपन हो गया। देखने के बाद अगर हमारे मुंह में पानी आ जाता है तो क्या कहलाएगा, वो अनुक्रिया कहलाएगी, ठीक है। कि उस चीज़ के उद्दीपन के प्रति हमने जो अनुक्रिया दी वो क्या कहलाएगा, अनुक्रिया कहलाएगा। यानी कि मुंह में पानी आना अनुक्रिया हो गया और भोजन को देखना क्या, उद्दीपन कहलाएगा। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, उद्दीपन क्या है, गर्म वस्तु, रोशनी, मनपसंद व्यंजन, ठीक है, सूरज का छिपना तथा पत्तियों का घूमना, ये सभी क्या कहलाएगा, पत्तियों का छूना, सभी उद्दीपन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ हम बात करेंगे कि उद्दीपन आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको बता दूं कि अनुक्रिया क्या होता है। अनुक्रिया देखिए फ्रेंड्स, हाथ पीछे खींचना, काकरोच का छिपना, फूल का बंद होना और पत्तियों का सिकुड़ना, ये सभी क्या कहलाएगा, अनुक्रिया कहलाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछूं, आपने क्या छुई मुही का जो पौधा होता है उसको आप में से कितने लोगों ने देखा है? कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने छुई मुही का पौधा देखा है। अब देखिए अगर हम यहाँ बात करें कि जो छुई मुई का पौधा होता है उसको अगर आप लोग टच करेंगे तो टच करने के बाद क्या होता है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो खुली हुई होती है। अगर जैसा ही कोई व्यक्ति उसको टच करता है तो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो मुरझा के झुक जाती हैं। क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है कभी? जैसा कि आप समी का पेड़ देखे होंगे, समी के पौधा है, उसी प्रकार से आपका जो है ये छुई मुई का ही पौधा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम बात करेंगे सजीवों में इंद्रियां होती हैं। सजीवों में क्या होती हैं, इंद्रियां होती हैं, ठीक है। किस कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं सजीवों में, क्या आप सभी को पहले से पता है? कमेंट करके बताइए। और कितनी इंद्रियां होती हैं ये भी आप कमेंट करके बताइए, कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सजीवों में जो है इंद्रियां होती हैं, कितनी इंद्रियां होती हैं सभी लोग बताइए? 5 इंद्रियां होती है, ठीक है। सजीवों में कितनी इंद्रियां होती हैं फ्रेंड्स? 5 इंद्रियां होती। कौन कौन सी होती? देखिए आँख, नेत्र, आँख यानी कि नेत्र, फिर आई आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोलिए आप लोग। आँख होती है, कान होता है, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 क्या होती है, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है। ये पांचों का काम क्या क्या है फ्रेंड्स, ये भी आप लोग एक बार सुन लीजिए। देखिए आँख जो होता है, आँख हमारी जो है ज्ञानेंद्रिय है, इससे इसके यूज से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे संसार को देखते हैं, ठीक है, अपने एनवायरमेंट को देखते हैं, अपने घर परिवार को देखते हैं, सभी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। आँखों के द्वारा क्या करते हैं, हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरी ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो दूसरी क्या है हमारी इंद्रिया जो है, वो है हमारी क्या, कान। कानों के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को सुनते हैं, ठीक है, सूंघते नहीं है फ्रेंड्स, सुनते हैं, ठीक है। नाक के द्वारा, नाक जो है हमारी नोज जो है, ये जो ज्ञानेंद्रिय, इससे हम सूंघते हैं, सूंघ के पता लगा सकते हैं कि आप कौन सा व्यंजन बना रहे हैं। कान से हम सुन के बता सकते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, आपको अपने अंदर धारण कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम बात करेंगे जीभ। जीभ के द्वारा क्या होता है, जीभ के द्वारा हम स्वाद चख के बता सकते हैं कि कौन सा जो है मीठा है, खट्टा है, तीखा है, नमकीन है, जो भी स्वाद है हम अब जीभ के द्वारा जो है, जीभ के द्वारा हम अपने जो है स्वाद बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स त्वचा। त्वचा यानी कि हमारी जो स्किन होती है, स्किन से क्या होगा, हम महसूस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम महसूस करते हैं, कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ गर्म है, ठीक है। ठंड, गर्म, और फिर आप कोई भी चीज़ जो है उसको महसूस करना होगा तो आप जो है त्वचा से टच करके आप क्या करेंगे, महसूस कर सकेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट मैंने इसको टच किया तो ये मान लिया, मतलब टच करने के बाद पता चला ये क्या है, कागज़ है, ठीक है, देख के पता चलेगा कागज़ है, ओके। क्या आप इसको, अगर आपको नहीं, आपने इसको देखा है बिना देखे, क्या आप इसको टच करके बता सकते हो कि कागज़ है, ठीक है। मानते हैं अब आप लोगों को पता चल गया है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। बट क्या ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती है, उनका काम क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको ये सभी चीज़ें जो है अच्छे से समझा दी हैं, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है विभिन्न जंतु जो हैं अपनी इंद्रियों का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। तो विभिन्न जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों का प्रयोग क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें चींटियाँ। चींटियाँ जो हैं फ्रेंड्स, ये अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे कि आप अगर चींटियों का झुंड देखे होंगे, ठीक है, चींटियाँ कैसे चलती, चींटियाँ एक लाइन अगर आप नहीं बना लेंगे तो उसी लाइन में सारी चींटियाँ जो हैं एक लाइन से चलती रहती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या वो लोग अलग
अलग लाइन से नहीं जा सकती हैं? क्या वो लोग ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बना सकते? अगर आप देखे होंगे कोई भी अगर चींटी अगर एक लाइन से जाएगी तो लाइन से ही जाएगी, अगर टेढ़ी मेढ़ी जाएगी तो सभी चींटी क्या है, एक चींटी के पीछे पीछे ही जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपके मन में ये प्रश्न आया ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जो चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से क्या करती हैं, पहचान लेती हैं, और उसी पहचान के कारण क्या करती है, वो उसी लाइन पे उसी रास्ते से चलती है सीधे। ठीक है। कुछ कीड़े मकोड़े जो, देखिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। कुछ कीड़े मकोड़े जो हैं वो अपनी मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेते हैं, जैसे कि रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जो होता है फ्रेंड्स, वो अपने जो है नर और मादा जो है अब एक दूसरे को उनके गंध के क्या होती हैं, पहचान लेती है। ठीक है। अब देखिए, जो कुछ पक्षी होते हैं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सा कीड़ा जो है वो अपने मादा कीड़े की भी जो पहचान है उसके गंध से कर लेती, तो वो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, रेशम का कीड़ा है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है कुछ पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील, जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती हैं, अपने शिकार को दूर से देख लेती हैं, क्या कहलाती हैं? तो देखिए, कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जैसे कि बाज, गिद्ध और चील, जिनका जो दृष्टि होती है मनुष्य की आंखों से 4 गुना ज़्यादा होती है। ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों के देख लेती है, क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आँख होती हैं, परंतु क्या होता है, इनके आँखों की जो पुतली होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं, इसलिए ये जो है अपना गर्दन को घुमाकर अपने आसपास देखते हैं, परंतु उल्लू की आंख जो होती है चेहरे के सामने होती है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन रहा है कि पक्षी जो है एक ही वक्त में अपने अलग अलग चीज़ों को देख लेती है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इनके सिर के दोनों तरफ आँख होती हैं, परंतु जो इनके आँखों की जो पुतली होती है ये घूमती नहीं है। ठीक है। जैसे कि देखिए, हम लोग जो है अपनी आँखों की जो पुतलियाँ हैं उसको घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं, बट जो ये यहाँ पे जो पक्षी की बात हो रही है, यानी कि जो उल्लू की बात हो रही है, उल्लू की जो है पुतलियाँ नहीं घूमती, ये जो है अपनी गर्दन को घुमा करके अपने आसपास देखती हैं। ठीक है। और परंतु जो उल्लू होती है, उल्लू की आँख जो है वो चेहरे के सामने होती है। ठीक है। कंफर्म हो गया सभी को? इसके आगे नेक्स्ट बढ़ें। कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को घुमाता है? तो फ्रेंड्स वो कौन है? उल्लू। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे याद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कुछ जानवरों के कान जो होते हैं बाहर दिखाई देते हैं, परंतु कुछ के नहीं हो। ठीक है। जैसे कि हाथी अपने कान से सुनने के अलावा हवा भी कर सकता है, और सांप क्या है, सांप सुन नहीं सकता परंतु जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर सकता है। जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स पिक्चर सीरियल में देखते होंगे मोबाइल वगैरह में, कि जब वो जो है सपेरा बीन बजाता है तो सभी लोग बोलते हैं ना कि बीन की ही धुन सुन के, तो बीन की फ्रेंड्स जो आपका सॉरी मैं आपको बता दूं, जो सांप होता है, ठीक है, यानी कि जो स्नैक्स होते हैं, स्नैक जो है फ्रेंड्स उनके जो है कान नहीं होते हैं। ठीक है। वो जो बांसुरी होती है, जो बीन होती है, ठीक है, बीन की जो धुन सुनते हैं, ठीक है, उनकी जो धुन से जो कंपन निकलता है, उस कंपन को क्या करते हैं, महसूस करके वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि वो लोग सुन के नहीं आते हैं, वो कंपन को महसूस करके उस जगह पे आ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे देखिए, दिया गया है मच्छर जो है हमारे शरीर की गंध और तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग कहते हैं ना कि मच्छर काट रहे हैं, जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ पे मच्छर रहते हैं। मनुष्य और मच्छर की एक जो फ्रेंड्स वो होती है ना, एक जो संबंध होता है, यानी कि जो उसके तलवे होते हैं, तलवे की गर्मी से हमें क्या करती है, वो अंधेरे में भी ढूंढ लेती है। ठीक है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे गर्मियों के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग बताइए, आज की जो क्लास में जितना आपको पढ़ा रही हूँ, क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है? क्लास में आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है जितना मैं बता रही हूँ? फिर किसी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ये बात हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि कहीं से भी अगर आपको कोई डाउट हो, सब्जेक्ट के अलग भी, ठीक है, अदर सब्जेक्ट में भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है कुछ जानवर अपने मल मूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं, जैसे कि कुत्ता, बाघ, शेर। ठीक है। कुत्ता, बाघ, शेर क्या करते हैं, ये अपने मल को जो है अपने क्षेत्र में जो है, कुत्ता, बाघ, शेर जो है उनके क्षेत्र में अगर कोई बाहरी कुत्ता आ गया, बाहरी बाघ आ गया, बाहरी शेर आ गया, तो उनकी जो मल होती है, ठीक है, जो लोग मतलब स्क्रीटरी सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया ना, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, जो लोग उत्सर्जन होता है उन लोग का, उससे क्या करते हैं, वो लोग उसका महक से जान जाते हैं कि हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में कोई बाहरी आ गया है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं रात्रिचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैंने इस प्रकार से इंपॉर्टेंट लिख रखा है, ये मेरे खुद की नोट्स है। ठीक है। ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी, इसको आप लोग 1-2 बार देख लेंगे तो आपका जो एग्जाम है काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं रात्रिचर, रात में जगने वाले जानवर जो हैं एवं पक्षी केवल सफ़ेद और काला
रंग ही देख पाते हैं, ठीक है। जो रात्रिचर पक्षी होते हैं वो कौन कौन से कलर देख सकते हैं, तो केवल काला और सफ़ेद कलर ही देख सकते हैं। जैसे कि उल्लू जो है फ्रेंड्स, वो कोई भी चीज़ को वो रंग बिरंगा नहीं देख सकता, वो केवल ब्लैक और वाइट ही देखता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है, मेढक, छिपकली आदि जीव जो है शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। तो बताइए मेढक जो है, मेढक और छिपकली जो है, ये अपने शिकार को किस प्रकार से पकड़ती है, तो ये लोग जो है फ्रेंड्स जीभ के कारण जो है अपने शिकार को पकड़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया जो है उद्दीपन अनुक्रिया के बारे में, ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने और भी बहुत सी चीज़ें आपको बताई हैं। अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा, सभी सजीव जो है वो गति करते हैं, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र के बारे में मैंने बता दिया, रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में मैंने बता दिया, स्क्रीटरी सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे सभी सजीव जो हैं वो गति करते हैं, किस प्रकार से गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ये इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए कुछ जंतु जो हैं वो चलते हैं, जैसे कि मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि। अब देखिए कौन से जो हैं सजीव जो हैं वो मनुष्य जो हैं, शेर जो हैं क्या करते हैं, चलते हैं। कुछ जंतु क्या हैं, चलते हैं, जैसे कि मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि, ठीक है। इन जानवरों में अलग अलग गतियों के लिए इनकी अस्थियों में उनके प्रकार की जो हैं संधियाँ होती हैं। मनुष्य में पाई जाने वाली संधियाँ, ठीक है, मनुष्य में कौन कौन सी संधियाँ पाई जाती है, देखिए फ्रेंड्स, कंदुक खल्लिका संधि, यानी कि जिसको हम ट्यूबरस ज्वाइंट कहते हैं। इस प्रकार की जो संधि होती है वो सभी दिशाओं में गति होती है, ठीक है। यह संधि जो है फ्रेंड्स कंधे व कूल्हे में पाई जाती है। जैसे कि फ्रेंड्स मान लीजिए ये एक मनुष्य है, मनुष्य के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे गर्दन मान लीजिए, ये आपका कंधा, ठीक है। सब आप खाली से फ्रेंड्स देखिए मतलब वो मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये, इसके बाद ये आपका जो शोल्डर होता है, शोल्डर यानी कि यहाँ पे जो आपका शोल्डर होता है, ठीक है, ये शोल्डर, यहाँ पे शोल्डर में जो आपकी जो हड्डी होती है, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी संधि होती है, इससे क्या करता है, आपको हाथ को पूरा आप ऊपर नीचे पूरा घुमा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका डायग्राम है, मतलब छोटा सा डायग्राम है, समझ लीजिए आप लोग इस एग्जाम्पल में। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो अपना हाथ है इसको पूरा घुमा सकते हैं, ठीक है, इस ज्वाइंट के कारण, ठीक है। इस जो खल्लिका संधि आपकी है, कुंदकु खल्लिका संधि है, इसके कारण क्या करेंगे, इस संधि में सभी दिशाओं में आप जो है गति कर सकते हैं, हाथ को पूरा ऊपर नीचे राउंड राउंड रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया हिंज, यानी कि कब्ज संधि। ये क्या होती है, ये संधि आपकी कहाँ पे पाई जाती है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार की जो संधि में एक ही दिशा में गति होती है। जैसे कि यह संधि आपकी कोहनी व घुटने में पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स जो आपका यह हाथ होता है, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो फिंगर है, हाथ पैर का दोनों का मान लीजिए आप लोग, तो ये हाथ को आप क्या कर सकते हैं, हाथ आपका ऐसे है, तो इसको आप हाथ को आप कितना यूज करेंगे, आपको वी शेप बना सकते हो, ठीक है। वी के बाद आप इसको पूरा यहाँ पे मतलब ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, पूरा हैंड सीधा कर सकते हो। लेकिन क्या आप इसको पैर को पूरा घुमा सकते हो, या फिर यहाँ से आप पूरा घुमा सकते हो, हाथ को नहीं घुमा सकते, ठीक है। इसको आप पीछे करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी जो संधि होती है वो खल्लिका संधि के जैसे नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम तीसरी संधि की बात करें। तीसरी आपकी होती है अचल संधि। अचल संधि यानी कि जिसको हम कहते हैं इमूवेबल ज्वाइन। इस प्रकार की जो संधि होती है, इस प्रकार की संधि में कोई गति नहीं होती, यह हमारे सिर में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे पाई जाती है, सिर में पाई जाती है, यानी कि आपकी खोपड़ी में पाई जाती है। अब इसके बाद देखिए हम बात करेंगे चौथी संधि जो आपकी धुराग्र यानी कि खूंटी संधि। ये जो है आपकी संधि फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो संधि में ऊपर नीचे दाएं बाएं एवं आगे पीछे की गति होती है, ठीक है। यह जो है हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ती है, ठीक है। ये जो है हमारी फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, पीवेट संधि जो है ये हमारे कहाँ पे पाई जाती है, ये हमारे सिर और गर्दन को जोड़ती है, ठीक है। ये जो आपको सभी एग्जाम में जितने क्वेश्चन है आपके हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं संधि क्या होती है। तो जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियां या फिर हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। संधि, एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां होती हैं। अस्थियां यानी कि फ्रेंड्स हड्डियां, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको संधियाँ बता दी। जो मनुष्य, कोई भी एक वयस्क मनुष्य है, उसके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो उसके शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हड्डियों में जो मैंने संधि की संख्या बताई, कितनी बताई मैंने, 4 संख्या बताई, ठीक है। कौन कौन सी हड्डी, पहले मैंने आपको कंधे व कूल्हे की हड्डी बता दी, ठीक है, जो ज्वाइंट आपकी मैंने हड्डी बताई, ठीक है। उसके बाद दूसरी हड्डी मैंने आपको बताई, यानी कि जो आपके घुटने की संधि, ठीक है, घुटने वाली बता दी। घुटने के बाद मैंने आपको बताया अचल संधि जो आपके सिर में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने एक आपको बताई चौथे नंबर पर जो पीवेट संधि, जो कि आपके गर्दन में, ठीक है, जो कि आपको मैंने कहाँ पे बताई, यह जो है संधि हमारे सिर और गर्दन को जोड़ती है, ठीक है। जो आपको गर्दन के जस्ट पीछे आपको मिलेगी, जिससे आप अपनी गर्दन को पीछे आगे दाएं बाएं घुमा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए।
उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू जो है अपनी गर्दन जो है 270 तक घुमा सकती है, 270 अंश तक घुमा सकती है। ठीक है, उल्लू जो है अपनी गर्दन को 270, यानी कि फ्रेंड्स देखिए आपका ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे आपका 180, ये 90। ठीक है, यहाँ से आपकी जो वो उल्लू है पूरा इतना घुमा सकती है, अपनी गर्दन को इतना घुमा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 270 कितने अंश तक घुमा सकती है, 270 अंश, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, उल्लू अपनी गर्दन को कितने अंश तक घुमा सकती है, 270 अंश तक की अपनी गर्दन को उल्लू जो है घुमा सकती है। ठीक है, और इसकी आंखें जो हैं फ्रेंड्स ये सामने होती हैं। ठीक है, और ये अपनी इसकी जो आंखें की पुतलियाँ होती हैं वो नहीं घूम सकती हैं। ठीक है, जैसे कि मनुष्य की घूमती है। और ये जो है फ्रेंड्स ये रात्रिचर प्राणी है उल्लू, और इसको जो है कलर अगर हम बात करें तो इसको केवल ब्लैक और व्हाइट कलर ही दिखाई देता है। ओके, कंफर्म हुआ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें कुछ जंतु जो हैं वो रेंगते हैं। कुछ जंतु क्या है, रेंगते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपको मैंने बताया क्या कि सभी सजीव जो हैं वो क्या करते हैं, सभी सजीव जो है मूवमेंट करते हैं। तो कुछ जंतु जो हैं वो रेंगते हैं, जैसे कि केचुआ, सांप आदि जो हैं। इस केचुआ जो है ये पेशियाँ एवं सूख की मदद से रेंगते हैं, और सांप जो है ये पेशियाँ एवं वलय छल्लों की मदद से रेंगते हैं। ठीक है, ठीक है, सभी लोग जो हैं रेंगते हैं, लेकिन किसके किसके वजह से रेंगते हैं। देखिए जो केचुआ होता है पेशिया एवं सूप की मदद से रेंगता है, और अगर हम सांप की बात करें, सांप जो है पेशिया एवं वलय यानी कि छल्लों की मदद से सांप जो है वो रेंगता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ जंतु जो हैं वो उड़ते हैं, जैसे कि पक्षी हो गए, अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, परंतु शुतुरमुर्ग और हेमू पक्षी जो है वो उड़ते नहीं है, लेकिन ये कभी कभी तेज गति से भाग सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होते हैं, तेज गति से भाग सकते हैं। ठीक है, शुतुरमुर्ग और हेमू पक्षी। ठीक है, ऐसे कौन से दो पक्षी के नाम बताइए जो उड़ नहीं सकते, तो शुतुरमुर्ग और हेमू पक्षी ये क्या है, ये उड़ते नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, कभी तेज गति से भाग सकते हैं। ठीक है, काफ़ी तेज गति से क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, याद रखिएगा। ऐसे दो पक्षी के नाम बताइए जो उड़ नहीं सकते हैं, तो शुतुरमुर्ग और हेमू पक्षी। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है, कुछ पक्षी जो हैं, कुछ जंतु तैरते हैं, जैसे मछली, बत्तख आदि। मछली अपनी धारा रेखीय शारीरिक आकृति के कारण तैरती हैं। बत्तख अपने जाल युक्त पदांगुलियों के कारण तैरती हैं। मेढक भी पदांगुलियों के कारण तैरता है। ठीक है, पदांगुलियों यानी कि फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ना, जो बत्तख की पंजे कैसे होते हैं, ऐसे करके होते हैं ना, ऐसे देखिए ऐसे। ठीक है, ऐसे होते हैं ना बत्तख के पंजे, याद रख है ना, जैसे बैंगन का वो होता है आगे वाला पार्ट, उस प्रकार से होता है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो कुछ जंतु जो होते हैं तैरते हैं, जैसे कि मछली, बत्तख आदि। पर मछली क्या करती है, मछली अपनी धारा रेखी शारीरिक आकृति के कारण तैरती है, और बत्तख जो है वो अपने जाल युक्त पदांगुलियों के कारण क्या करती है, तैरती है। और मेढक भी क्या करता है, अपने पदांगुलियों के कारण तैरता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मेढक और बत्तख के अंगुली। ठीक है, सभी ने देखा होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे, कुछ जंतु जो हैं फुदकते हैं, जैसे कि मेढक। कुछ जंतु चलते भी हैं, चढ़ते भी हैं और उड़ते भी हैं, जैसे कि कॉकरोच। कॉकरोच कितने लोगों ने देखा है और कितने लोगों के घर में, कमेंट करके बताइए फटाफट से कॉकरोच के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पौधे जो हैं वो भूमि में स्थिर रहते हैं, परंतु उनमें पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना या फिर बंद होना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाना आदि उनमें गति को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने बताया, जो जब भी सभी जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु यानी कि मनुष्य और जंतुओं के बारे में मैंने आपको बताया कि वो किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, किस प्रकार से उनमें हड्डियाँ पाई जाती हैं। 4 प्रकार की मैंने उसमें आपको हड्डियाँ बता दी मनुष्य के अंदर जो ज्वाइंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने 206 हड्डियाँ आपको बता दी। उसके बाद कुछ मैंने आपको पक्षियों के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको बताइए क्या, पौधों, पेड़ पौधों के बारे में। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, पौधे जो हैं वो भूमि में स्थिर तो रहते हैं, परंतु क्या होता है, उनमें पत्तियों का हिलना, फलों का खिलना या बंद होना, फूलों का खिलना, ठीक है, सभी क्या होती हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाता आदि उनमें गति को दर्शाता है। ठीक है, कंफर्म हुआ सभी को। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं सजीवों में प्रजनन। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया सजीवों में किस प्रकार से गति करते, किस प्रकार से मूवमेंट करते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे, बल्कि आप लोग ऐसे इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको नोट्स नहीं भी बनाना तो 1-2 बार आप पूरा लेक्चर सुन लिया करिए, आपको जो है आपका एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो देखिए सजीव में प्रजनन होता है, सजीवों में क्या होता है, प्रजनन होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी, सॉरी फ्रेंड्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है सभी में, जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव जो हैं अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं उसे प्रजनन कहा जाता है।
ठीक है। प्रजनन यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। और इन जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर, हाथी, ये सभी क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये सभी जरायुज कहलाते हैं, यानी कि वीवी पैरस कहलाते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, इनके बाल होते हैं और इनके कान होते हैं, ठीक है। कान और बाल, जिसके जो है शरीर पर बाल दिखाई दें और जिनके कान दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, वो बच्चों को जन्म दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब जो है वो क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि वीवी पैरस कहलाते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, वे जंतु जिनके कान नहीं दिखाई देते, ठीक है, जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं एवं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ठीक है, अपोजिट, वे क्या होते हैं, वे अंडे देते हैं। इन जंतुओं को अंड प्रजनन कहा जाता है, जैसे कि पक्षी हो गए, मेढक हो गए, बत्तख हो गए, मछली हो गई आदि। ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये सभी ओवीपेरस है, ठीक है। ये सभी क्या है, अंडा प्रजनन है, ये लोग अंडा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है, मनुष्य जो है, मनुष्य, कुत्ता, गाय, भैंस, जो लोग बच्चे को जन्म देते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए। चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली जो है, सील मछली बच्चों को जन्म देती हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फैक्ट आपके सामने आ गया। जो देखिए मछली, चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली, ये क्या करती है, सभी क्या करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं। जो बच्चों के जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्ट आ गया ना, जो बच्चों को जन्म भी देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्तनधारी भी कहलाते हैं, ठीक है। उनको स्तनधारी कहा जा सकता है, याद रखिएगा। स्तनधारी किसे कहा जाता है, जो बच्चों को भी जन्म भी दें और दूध पिलाएं, उनको क्या कहेंगे, स्तनधारी कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, जीव और उनके बच्चे, कौन कौन से जीव और बच्चों को जन्म देते हैं और उनके बच्चों को क्या कहा जाता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जीव और बच्चे, ठीक है। कपी यानी कि आप एपीज, ठीक है, एपीज जो है वो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, उनके बच्चे को बच्चा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें बैट यानी कि चमगादड़, कुत्ता, शार्क, इन जो है इन जीव के बच्चे को क्या कहेंगे, तो पिल्ला, पिल्ली, पप्पी, ठीक है। पिल्ली, पिल्ला, पप्पी कहते हैं चमगादड़ के बच्चे को, कुत्ता के बच्चे को, शार्क के बच्चे को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे बियर, बियर यानी कि भालू, भालू के बच्चों को क्या कहा जाता है, तो शावक कहा जाता है। भालू के बच्चों को क्या कहा जाता है, याद फटाफट से आप लोग भी बोलते चलिए साथ में। भालू के बच्चों को क्या कहा जाएगा, शावक यानी कि कप कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे पक्षी यानी कि पेंगुइन के बच्चों को क्या कहा जाएगा, चूजा यानी कि चिक कहा जाता है। ओके, अब देखिए तितली के बच्चे को क्या कहा जाएगा, जो तितली का बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाएगा, कैटरपिलर कहा जाएगा। ओके, ऊंट, हाथी, जिराफ, याक, ऊंट, हाथी, जिराफ, याक के बच्चे को बछड़ा, बछिया या फिर काल्फ कहा जाता है, ठीक है। खरगोश के बच्चे को बन्नी कहा जाता है, ठीक है, खरगोश के बच्चे को क्या कहा जाएगा, बन्नी कहा जाएगा। कौवा के बच्चे को चूजा, चूजा या फिर चिक, ठीक है। पक्षी पेंगुइन जो है, कौवा के बच्चे को क्या कहा जाएगा, चूजा या फिर पीस, चिक कहा जाएगा। अब देखिए मेढक, मेढक के बच्चे को क्या कहा जाएगा, टेडपोल। बाज, बाज जो होता है फ्रेंड्स, बाज के बच्चे को इयास कहा जाता है। घोड़ा, जेबरा, बछड़ा कहा जाएगा, बछेड़ी कहा जाएगा, ठीक है। घोड़ा और जेबरा के बच्चे क्या कहा जाएगा, बछड़ा और बछेड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाइए कंगारू, कंगारू के बच्चे को जोयू, ठीक है, जोई कहा जाता है। बंदर के बच्चे को शिशु, बंदर के बच्चे हो गए या फिर आपके मनुष्य के बच्चे हो गए, बंदर क्या हमारी प्रजाति कही जाती है ना, तो बंदर के बच्चे और क्या कहेंगे, शिशु या फिर इनफैक्ट कहा जाएगा। इसके बाद जो भेड़ हैं, भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाएगा। शेर जो है, शेर के बच्चे क्या कहा जाएगा, शावक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सभी को याद हो गया, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। कंगारू के बच्चों को फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। कंगारू के बच्चे को जोई, बंदर के बच्चे को शिशु, भेड़ के बच्चे को मेमना, शेर के बच्चे को शावक, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कपी के बच्चे को बच्चा कहा जाएगा, चमगादड़, कुत्ता, शार्क के बच्चे को पिल्ला, पिल्ली, पप्पी, भालू के बच्चे को शावक कहा जाता है। पेंगुइन, पक्षी के जो पक्षी होती है, पक्षी के बच्चे को चूजा या फिर चिक कहा जाता है, ठीक है। बट बाज के जो बच्चे होते हैं उसको इयास कहा जाता है, ठीक है, एक यह फैक्ट याद रखिए। बाज भी एक पक्षी है, बट बाज के जो बच्चे होते हैं उसको इयास कहा जाता है। घोड़ा, जेबरा के जो बच्चे होते हैं उसको बछेड़ी, बछेड़ा कहा जाता है, ठीक है, बछेड़ी, बछेड़ा। ओके, बछेड़ी, बछेड़ा जो है आपके हाथी, ऊंट, जिराफ के बच्चों को कहा जाएगा, ठीक है, याद हो गया सभी को। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया एक इंपॉर्टेंट, सजीवों में प्रजनन होता है। सजीवों में क्या होता है, प्रजनन होता है। तो पौधों में
प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है, परंतु उनमें निम्न तरीके से भी प्रजनन होता है। निम्न तरीके से मतलब किस तरीके से प्रजनन होता है फ्रेंड्स? देखिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे मैंने आपको कितने प्रकार से मैंने आपको बताया प्रजनन की प्रक्रिया जो है फ्रेंड्स। एक तो बच्चे देने वाले मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया अंडे देते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो बच्चे भी दें और दूध भी पिलाएं उनको स्तनधारी कहा जाता है, ठीक है। ये 3 प्रकार मैंने आपको बताया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया सजीवों में प्रजनन होता है, मतलब पौधों में भी प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है, परंतु उनमें निम्न तरीकों से भी प्रजनन होता है। अब देखिए कलम के द्वारा, गुलाब के फूल का जो होता है प्रजनन वो किस प्रकार से होता है? कलम के द्वारा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आलू की बात करें तो आलू देखिए फ्रेंड्स, आलू का जो प्रजनन होता है किस प्रकार से होता है? कलिक आंख द्वारा। आप देखते होंगे छोटे छोटे आलू में जब आंखें निकलते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? खेतों में बोते हैं और फिर क्या होता है? आलू का प्रजनन होता है। एक आलू से आप 10 आलू भी पैदावार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे पत्ती के द्वारा। पत्ती के द्वारा जिसको हम बोलते हैं ब्रायोफिली, फिर पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा को जो फ्रेंड्स आप पेड़ अगर आप देखेंगे, पत्थर चट्टा के पत्ते को भी अगर आप मिट्टी में थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे तो उससे भी क्या होता है? पेड़ उग जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जड़ द्वारा। जड़ द्वारा फ्रेंड्स कैसे होता है? शकरकंद जो होता है उसको हम जड़ द्वारा उसकी जो है प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया गुलाब के फूल का और आलू का जो प्रजनन होता है वो कलिक आग के द्वारा होता है, ब्रायोफिलम यानी कि पत्ती के द्वारा, जड़ के द्वारा, ठीक है। अब इसके आगे हम आप बात करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे सजीवों में वृद्धि। सजीवों में वृद्धि किस प्रकार से होती है? देखिए सजीवों में जो वृद्धि है वो एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि होती रहती है। अगर हम बात करें कि हम देखते हैं कि एक नवजात शिशु वयस्क हो जाता है, एक छोटा पौधा जो होता है पेड़ बन जाता है, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए वृद्धि की हम यहाँ बात की ना, ग्रोथ जैसा कि मैं आपको सीडीपी में मैंने बताया था आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, वृद्धि और विकास के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे विकास की बात नहीं हो रही, यहाँ पे केवल वृद्धि की बात हो रही। वृद्धि जो होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि एक छोटा बच्चा होता है उसकी जब ग्रोथ बढ़ती है तो क्या होता है? वो बड़ा होकर के एक वयस्क, एक एडल्ट मनुष्य बन जाता है, ठीक है। एडल्ट के बाद क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो बच्चों की जो प्रोसेस चलती है, पहले चलती है आपकी जो है बाल्यावस्था से, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस प्रकार से आपकी जो अवस्था वृद्धावस्था तक चलती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सजीवों में जो मैंने आपको बताया, सजीव जो है आपको पेड़ पौधे आप लगाएंगे तो पेड़ पौधे क्या होंगे? पहले छोटे से होंगे, फिर पत्ती निकलेंगी, फिर पेड़ बनेंगे, फिर पौधे बनेंगे। इस प्रकार से उनके भी प्रोसेस चलती रहती हैं। उन लोग कभी फल लगते हैं उनके ऊपर, कभी पत्तियां लगती हैं, कभी जो है फूल लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उनका प्रोसेस चलता रहता है। सजीवों में जो है मृत्यु होती है, एक निश्चित आयु के बाद सजीव जो होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये PYQ क्वेश्चन आंसर जो था फ्रेंड्स, जो मैं आपको क्या बताऊँ, और मैंने जो है आपको फ्रेंड्स देखिए ज़्यादा टाइम ना लगे इस वजह से मैंने आपको ऑप्शन सारे नहीं लिखे हैं, केवल जो मेन जो आपका करेक्ट था वो मैंने क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसको जो है फटाफट से रिवीजन के लिए ये आपका जो है हेल्प करेगा। नीचे दिए गए आपका इस प्रकार से क्वेश्चन था, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो झटके से फ्रेंड्स, यहाँ देखिए झटके से बात हो रही है, झटके से जो आगे पीछे करती है वो कौन सी पक्षी करती है? मैना पक्षी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था चील, गरुड़, गिद्ध, बाज। ये आपका क्वेश्चन देखिए 2014, 16, 21, 23 पूछा गया है, ठीक है। याद रखिएगा 2024 में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे मैं 2024 भी लिख देती हूँ, ठीक है। 2024 में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन देखिए आपका 2014 में, 2013, 2015 में पूछा गया है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपने गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते रहते हैं, घूम नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए अधिकांश जो पक्षी होते हैं उनके नेत्र क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? घूम नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उल्लू है जो काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है, और कितने अंश तक अगर हम बात करेंगे तो 270 अंश तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 2013, 14, 19, 25 में पूछा जाएगा। कंफर्म में फ्रेंड्स 2025 में पूछा जाएगा, ये आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए कुछ जानवर जो होते हैं रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को किन रंगों में देखते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया जो रात्रिचर प्राणी होते हैं वो ज़्यादा करके जो उनको कलर जो होता है वो उनको काला सफ़ेद कलर ही केवल दिखाई देता है, ठीक है। तो काला सफ़ेद कलर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 2012 में आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो दोनों में कौन सा मिलता है फ्रेंड्स? वृद्धि और प्रजनन, ठीक है। जो ऐसा है फ्रेंड्स वृद्धि और प्रजनन, ठीक है, यानी कि आपका जो आपका ग्रोथ है और आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये जो है आपका
ये आपका जो है पेड़ और पौधों में दोनों में ही मिलता है, ठीक है, दोनों में समान है, ठीक है। फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। 2012 में आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से ही कर सकता है। तो वो फ्रेंड्स कौन है? रेशम का कीड़ा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक आप सभी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास जो है फ्रेंड्स उसमें मैं आपको बताऊंगी जीव जगतों का विभाजन, ठीक है। कल की क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो इसके पहले फ्रेंड्स जो क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, सजीवों में गति कैसे होती है, सजीवों में वृद्धि कैसे होती है, सजीवों का प्रजनन किस प्रकार से होता है, सजीवों में आपको हड्डियाँ कौन कौन सी मिलती हैं, सजीव किस प्रकार से सांस लेते हैं, किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स इसके पहले क्लास में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर जिसने भी क्लास ना देखी हो तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पर है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितना भी फ्रेंड्स आपका EVS है, सीटेट का जो है CDP है, या फिर आपका हिंदी हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गया, हिंदी कंटेंट हो गया, और इसके अलावा फिर आपका संस्कृत आता है और मैथ आता है। तो जितने भी आपका जो टॉपिक है सभी मैंने कवर करा दिए। सभी को पता है जो आपका पेपर रहता है वो 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन CDP के रहते हैं। फिर 30 क्वेश्चन आपके CDP के हो गए, 30 क्वेश्चन आपके हो गए EVS के, 30 क्वेश्चन आपके मैथ के हो गए, 30 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं फ्रेंड्स हिंदी के हो जाते हैं, 30 क्वेश्चन आपका जो अदर लैंग्वेज जो भी है लैंग्वेज आपने लिया हो, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स हिंदी नहीं, अगर आप इंग्लिश लेंगे तो आपका इंग्लिश रहेगा। सेकंड आप जो भी लैंग्वेज लेना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप लोग जो है जीव जगत का विभाजन आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बताएंगे आपको सजीवों को 2 मुख्य जगतों में विभाजित किया गया है। किस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया गया फ्रेंड्स? देखिए, पादप जगत और जंतु जगत, ठीक है। कौन से 2 जगत में इसको विभाजित किया गया? पहला है पादप और दूसरा क्या है? जंतु, यानी कि पहला प्लांट और दूसरा क्या है? एनिमल्स, ठीक है। बाद में RH हिवेक्टर आते हैं, इन्होंने सजीवों को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया। अब कौन कौन से 5 भाग है जिसमें इन्होंने क्या क्या विभाजित किया इसको देखिए। पहला है आपका मोनोरो जगत, दूसरा है आपका प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है आपका कवक जगत, चौथा है आपका पादप जगत और पांचवा आपका आता है जंतु जगत, ठीक है। पादप जगत को फ्लोरा कहते हैं, जंतु जगत को फोना कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया जो सजीव हैं, सजीव यानी कि जो लिविंग बींग है, इनको 5 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से 5 के नाम बता दिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। देखिए मोनेरा जगत क्या होता है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, आपको यहाँ पे जो है मैं आपको EVS पढ़ा रही हूँ। EVS में फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले मैं आपको, तो ये जो है आपका पोर्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे बायोलॉजी का, ठीक है। इसमें देखिए मैं आपको बता दूँ, इसके पहले मैंने आपको वायुमंडल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर कराए हैं, वायुमंडल के बारे में बताया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सजीवों के बारे में बताया। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, यह क्या होता है। तो आप लोगों को पहले कॉमन चीज़ें जाननी जरूरी है, ठीक है। तो पहले एक बार एक लाइन में मैं आपको बता दूं जीव विज्ञान क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जीव विज्ञान क्या होता है, बायोलॉजी, ठीक है। या बायोलॉजी आपको मैं बता दूं बायोलॉजी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी में लिख रही हूँ। बायोलॉजी क्या होता है, देखिए छोटी सी इसकी परिभाषा होती है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजी देखिए फ्रेंड्स आपके मन में आ रहा होगा बायोलॉजी शब्द कैसे बना है। तो देखिए बायोलॉजी शब्द जो है बायो प्लस लॉजी, ठीक है। बायो का मतलब होता है जीवन अर्थात लाइफ, ठीक है। लॉगस का मतलब क्या होता है? आपका अध्ययन, ठीक है। जहाँ पे यानी कि फ्रेंड्स आपका हो गया लाइफ ऑफ स्टडी, यानी कि जहाँ पे जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, एक छोटा सा फैक्ट और है। जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क ने किया था, जो कि फ्रांस एवं ट्रेविनस जो कि जर्मनी नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था, ठीक है। कंफर्म हुआ। इसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया मोनेरा जगत। इसमें क्या होता है? इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है मोनेरा जगत में किसका अध्ययन किया जाता है? इस जगत में जो है फ्रेंड्स सभी प्रोकार्योटिक जीव जैसे अर्थात मैं आपको बता दूं जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में भाग लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? इसमें अमीबा, पैरामीशियम जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आपको देखिए कहीं से कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए जो BPSC का 4.0 का है, जो मैंने उसके भी आपके 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराए हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसा आपको लग रहा है, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। सारे प्रैक्टिस सेट एक बार आप जरूर देखिएगा।
और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है कवक जगत। ठीक है, कवक जगत जो है, इस जगत में क्या होता है, इस जगत में मशरूम, फफूंदी जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। मशरूम जो फ्रेंड्स हम लोग खाने के लिए यूज़ भी करते हैं। ठीक है, मशरूम का यूज़ किस लिए किया जाता है, खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और फफूंदी जैसे सजीवों का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो कवक जगत में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किस जगत में करते हैं, कवक। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फंगई। ओके, कवक जगत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंगई। ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ, फंगई। ठीक है, फंगई बोलते हैं। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता दूं, फंगई इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषक द्वारा पोषण होता है। यह सभी इतर पोषी होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो हैं परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं और इनकी कोशिकाएं भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती हैं। ओके, कंफर्म हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे पादप जगत। पादप जगत यानी कि आपका हो गया क्या, फ्लोरा। ठीक है, जिसको हम प्लांटिया बोलते हैं। प्लांटिया क्या होता है फ्रेंड्स, इस जगत में पौधों के विषय में पढ़ा जाता है और किसी जगह के पादपों को फ्लोरा कहते हैं। देखिए, आप लोगों को अगर नोट्स बनाना है तो बना भी सकते हैं। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो आप 1-2 बार क्लास को पूरा देख लीजिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पादप जगत किसे कहते हैं। तो इस जगत में क्या होता है, पौधों के विषय में पढ़ा जाता है और किसी जगह के पादपों को फ्लोरा कहते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया यहाँ पे जंतु जगत। जंतु जगत किसे कहते हैं फ्रेंड्स, इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है और किसी जगह के जंतुओं को क्या कहा जाता है, फौना कहा जाता है। ठीक है, फौना फ्रेंड्स जो आपका है, इसमें आपका जो है आपका आ जाएगा जेलीफिश आ जाएगी, सरीसृप आ जाएगा, उभयचर प्राणी आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे, स्तनधारी जीव जगत के सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया। क्या मैंने आपको बताया, जो सजीव है इनको 5 भागों में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत। ठीक है, इस 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 5 पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, में स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जहाँ पे स्टडी की जाती है उसको क्या कहेंगे, मोनेरा किंगडम कहा जाता है। ठीक है, जीवाणु की खोज, अगर हम बात करें जीवाणु की खोज, ये आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की थी। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइए इसकी जो खोज है, जीवाणु खोज किसने और कब किया था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आपको एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने किया था, लेकिन कब किया था ये आप बताइए। ठीक है, इसके आगे मैं आपको पूरा फुल डिटेल में इसको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे फ्रेंड्स, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक को इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने जीवाणु की खोज की थी इसीलिए। ठीक है, जीवाणु क्या है, एक कोशिकीय जीव होता है जो कि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाणु क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं जो कि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है जीवाणुओं के लाभ। जीवाणुओं के लाभ क्या क्या है, देखिए, जीवाणुओं से प्रतिजैविक औषधियाँ बनती हैं। जीवाणुओं के कारण ही दही जमता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन कहते हैं। और दही जो है फ्रेंड्स, दही यानी कि दूध में जो दही जमती है, ठीक है, दूध से ही दही जमाया जाता है ना, तो वो क्यों जमता है, किस कारण जमता है, ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, दूध से दही जम जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात होगा जीवाणुओं के कारण पनीर बनता है। पनीर कैसे बनता है, तो पनीर किस कारण बनता है फ्रेंड्स, जीवाणुओं के कारण बनता है। ठीक है, जीवाणुओं के कारण ही क्या होता है, सिरका भी बनता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दें जीवाणुओं के लाभ। ठीक है, अब जीवाणुओं से हानि क्या क्या होती है। देखिए, दही से बहुत ही ज़्यादा फायदा भी होता है। ठीक है, लेकिन इसकी हानि क्या क्या है इसके बारे में भी एक बार हम आपको बताते हैं। देखिए, हानि क्या क्या होती है जीवाणुओं से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया मोनेरा किंगडम के बारे में। मोनेरा किंगडम हमने किसका आपको बताया, अध्ययन करते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की थी और इनके जो है जनक किसको कहा जाता है, तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है जो कि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इसकी हानि क्या क्या है, जीवाणुओं से बीमारियां फैलती हैं। जीवाणुओं के कारण क्या होता है, भोजन विषाक्त या खराब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जीवाणु के कारण क्या होता है, बीमारियां भी फैलती हैं और उसके कारण क्या होता है, खाना जो है दूषित हो जाता है, फिर खराब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, इससे बचाव क्या क्या है, किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं बैक्टीरिया से अपने आप को, फिर अपने खाना वगैरह को। तो देखिए, बचाव मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यानी कि जीवाणुओं से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, खाद्य वस्तुओं को अचार या मुरब्बे के रूप में उनमें नमक डाल के रखा जाता है। ठीक है, ताकि वो क्या हो सके, जीवाणुओं से बचाया जा सके। अगर आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने कच्चा आम जो है बिना उसको अचार बनाए अगर ऐसे आप कुछ दिन के लिए रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया पड़ जाएगी, वो खराब हो जाएगा और आपको उसको फेंकना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आप वहीं पे आप उसका अचार बना के उसको धूप में डाल के उसमें नमक मसाला वगैरह मिला करके रखेंगे तो क्या होगा, काफ़ी दिन तक उसको स्टोर करके आप रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को हम कोल्ड फ्रीज स्टोरेज में रखा जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, अगर रात में आपके घर में खाना वगैरह बच जाता है, आप सब लोग अपने ही घर का आप लोग यूज कर लीजिए,
कुछ कोई भी चीज़ होती है, जैसे आपके घर में सब लोग कहते होंगे, आपके घर में पेरेंट्स जो हैं कहेंगे कि ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, आप उसको फ्रिज में डाल दीजिए, ठीक है। तो आप उसको बचाने के लिए क्या करें, जीवाणुओं से बचाने के लिए आप उसको कोल्ड फ्रिज स्टोरेज में रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ जो बड़ी मात्रा पे अगर हम देख लिया जाए तो बड़ी मात्रा पे जो कंपनियाँ वगैरह हैं वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को गर्म करके रखा जाता है, ठीक है, और कोल्ड फ्रीज करके भी रखा जाता है, और कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको गर्म करके भी इससे बचाया जा सकता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारा मोनेरा किंगडम यानी कि हमारा जो है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीट होता है। अगर आपको स्टडी ऑफ बैक्टीरिया से कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैंने आपको मोनेरा किंगडम बता दिया, जीवाणुओं से होने वाले लाभ क्या है, इससे हानि क्या है, इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। ओके, कंफर्म हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ गया क्या, प्रोटिस्टा किंगडम यानी कि प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत किसे कहते हैं, इस जगत के जीव जो है वो मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम आदि ये बीमारियां फैलाती हैं। बीमारियां कौन कौन फैलाती हैं फ्रेंड्स, इस जगत में जो हैं जीव मुख्य रूप से क्या करते हैं, जल में पाए जाते हैं, और यह क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम आदि ये सभी क्या करते हैं, सभी बीमारियां फैलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, प्रोटिस्टा किंगडम बता दिया, यानी कि प्रोटिस्टा जगत के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे फंगस के बारे में। फंगस यानी कि कवक क्या होता है, कवक जगत के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कवक जगत क्या है फ्रेंड्स, कवक जगत जो है ये क्या ऐसी होती हैं, ये बहुकोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि मल्टी सेलुलर होती हैं। और ये मुख्य रूप से क्या होती हैं, गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है कवक से लाभ। कवक से क्या कौन कौन से लाभ होते हैं, कवकों से प्रतिजैविक औषधियाँ बनती हैं। कुछ कवक जो होते हैं वो भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे कि मशरूम, ठीक है। कवक का हम यूज करते हैं, कवक जैसे कि आप मशरूम की सब्जी बना के खाते हैं ना फ्रेंड्स, कौन कौन बना के खाया कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो देखिए कवक जो है, कवक का प्रयोग हम प्रतिजैविक औषधियाँ बनाने के लिए भी करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कवक भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि मशरूम। नेक्स्ट यहाँ पे खमीर। खमीर क्या है फ्रेंड्स, खमीर भी एक प्रकार का कवक होता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, बेकरी उद्योग में किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपको मैंने यहाँ पे बताया ना, कवक यानी कि ईस्ट, यहाँ पे खमीर जो मैंने बताया, इसका उपयोग देखिए सब जो नान रोटी बनाई जाती है उसमें यूज किया जाता है, बटर वगैरह बनाया जाता है तो उसमें भी किसका यूज किया जाता है, खमीर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे तो मैंने आपको लाभ बता दिए, कवक से लाभ क्या क्या है। अब देखिए इसकी हानि के बारे में बात करते हैं कि इससे लॉस क्या क्या होता है फंगस से, ठीक है। अब देखिए लॉस क्या क्या होता है, कवक से हानि कौन कौन सी होती है, तो कवक से बीमारियां फैलती हैं। कवक जो है वो चीज़ों को खराब कर देता है, और जीवाणुओं एवं कवकों को पृथ्वी का अपमार्जन कहते हैं, ठीक है। जीवाणुओं या फिर कवकों को क्या कहते हैं, पृथ्वी का अपमार्जन कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित कर पृथ्वी को साफ करने में भी मदद करती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको अपघटित या फिर अपमार्जक कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। किसको, कवक को। कवक से क्या क्या हानियाँ हैं फ्रेंड्स, ये क्या करती है, बीमारियां फैलाती हैं, और कवक जो है चीज़ों को खराब कर देती हैं, और जीवाणु भी क्या करते हैं, जीवाणु भी तो खराब करती है ना फ्रेंड्स। तो दोनों ही क्या करते हैं, जीवाणु और कवक जो है ये पृथ्वी का अपमार्जन कहे जाते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित करके पृथ्वी को साफ करने में भी मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फंगस जो है कंप्लीट होता है। अब हम आगे बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन यानी कि शैवाल किसे कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लाइकेन के बारे में बात करें। लाइकेन यानी कि शैवाल क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, यह जो होता है ना, यह सहजीविता यानी कि दोनों जीवों एक साथ रहना एवं दोनों को परस्पर लाभ होना का उदाहरण होता है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन जो है फ्रेंड्स, यह सजीवता जैसा है, और ये क्या होती है, दो जीवों का एक साथ रहना और दोनों को परस्पर एक दूसरे से लाभ होने का उदाहरण होता है। लाइकेन जो है फ्रेंड्स, ये दो जीवों को शैवाल एवं कवक से मिलकर के बनता है, ठीक है। शैवाल और कवक से मिलकर के क्या बनता है, लाइकेन बनता है, ठीक है। लाइकेन जो है फ्रेंड्स, शैवाल जो है ये भोजन बनाता है, तथा कवक क्या करता है, भोजन को आश्रय प्रदान करता है, ठीक है। शैवाल क्या करता है, शैवाल जो है भोजन बनाता है, तथा कवक क्या करता है, शैवाल को आश्रय प्रदान करता है, ठीक है। लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है। लाइकेन क्या होता है फ्रेंड्स, ये प्राकृतिक सूचक होता है लाइकेन। कल की क्लास में जब फ्रेंड्स मैं आपको वायु प्रदूषण के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था ना, प्राकृतिक सूचक जो होता है पौधा कौन सा होता है, तो लाइकेन का होता है, ओके।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ कह रहा है जहाँ वायु से SO2 गैस अधिकता होती है वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते। जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है वहाँ पर लाइकेन के पौधे एक भी नहीं पाए जाते। ठीक है, जिसका अर्थ होता है वहाँ पे क्या है, वहाँ की जो वायु है वो प्रदूषित है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है जानवरों में भी सहजीविता देखने को मिलती है। जैसे कि बकुला जो है, बकुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर मौजूद कीटों को खाता है। इससे क्या होता है, बकुलों को भोजन भी मिल जाता है और भैंस की क्या होती है, सफाई भी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, जो प्रोसेस कहलाती है, क्या इसको सहजीविता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ना, जानवरों के बीच में भी सहजीविता देखी जा सकती है। जैसे कि जानवर यानी कि भैंस या फिर कोई भी जानवर को आप मान लीजिए कि उनके शरीर में जो जूं वगैरह पड़ जाती है, फिर कोई भी कीट वगैरह रहता है, मक्खी हो गई, कीट हो गया, चींटी हो गई, तो क्या करते हैं, जो बकुला होते हैं उनकी जब पीठ पे बैठते हैं, फिर कौवा जो उनकी पीठ पे बैठता है तो क्या करता है, उसको खाता है। उससे क्या होता है, जो बकुला या फिर कौवा रहता है, चिड़िया रहती है, उसका पेट भी भर जाता है और जो जानवर रहता है उसकी सफाई भी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सहजीविता कहते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो सहजीविता कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका आता है पादप जगत यानी कि फ्लोरा यानी कि प्लांट किंगडम। इस जगत में वनस्पति पौधों के विषय में पढ़ा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टर को वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टर को कहा जाता है। और जो आपका फ्लोरा है या फिर प्लांट किंगडम है, इस जगत में वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है पौधे हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। अगर पौधे ना हो तो हमारा जो पर्यावरण है सजीव रहित हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्या जीवन संभव है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या हमारा जो पर्यावरण है उसमें जीवन संभव हो पाएगा, कमेंट करके बताइए आप लोग। नेक्स्ट कह रहा है पर्यावरण में कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि पौधे जंतुओं एवं विषम पोषी पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमें भी जीवन जीने की एक इकाई हमको कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधे से ही मिलती है। क्योंकि अगर बिना ऑक्सीजन के क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते। कोरोना टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसको कोरोना वायरस होता था, तो उसको क्या होती है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता था ना फ्रेंड्स। तो इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट में जो संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी पौधों के प्रकार, पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे बताऊंगी कल की क्लास में हर्ब्स और झाड़ी वृक्ष कितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, और प्लांट्स जो पौधों के भाग कौन कौन से होते हैं, जड़ के कार्य क्या होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं आपको कल की क्लास में डिस्कस करूँगी। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और जब आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जब थियरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर मैं आपको जो है आपको क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, अभी आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर खुद से सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास जैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा करेंगे। ठीक है, तो जिसमें फ्रेंड्स आपका जो है बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसा कि इन्वायरमेंट हो गया है। इन्वायरमेंट के बाद आपका जो है फ्रेंड्स आपका इकोसिस्टम, इकोलॉजी ये हो गया है। इसके बाद मैंने आपको बताया है सजीव किस प्रकार से गति करते हैं, किस प्रकार से वो मूवमेंट करते हैं, किस प्रकार से वो अपना प्रजनन करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। रिस्पायरेटरी ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपका कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई अदर क्वेश्चन भी करना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और रही बात आपकी जो फ्रेंड्स आप लोग कहते हैं कि क्या नाम हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कराया जा रहा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपका 2025 का सॉल्व कराई हूँ, चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और जितना भी मैं आपको करा रही हूँ थियरी पहले कंप्लीट करा दूँगी। इसके बाद फिर मैं एक एक टॉपिक का आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है क्वेश्चन आंसर जो है प्रिपरेशन करा दूँगी। ठीक है, तो पहले हम इसी आपके जो है एक एक टॉपिक डेली में कवर करा रही हूँ आपका। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स आपको मैं टॉपिक जो है कवर कराऊंगी पौधों के प्रकार। ठीक है, आप लोगों को पता है, इसके पहले मैंने आपको बताया है पौधों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पौधों में पोषण फ्रेंड्स दो प्रकार से होता है। पहला तो स्वपोषी होते हैं, कुछ परपोषी भी होते हैं। ठीक है, स्वपोषी कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए। और कुछ पौधे जो परपोषी होते हैं जैसे कि परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, कीट भक्षी, ये सभी क्या होते हैं, परपोषी पौधे होते हैं। ठीक है, तो लेकिन आज हम आपको क्या बताएंगे, पौधों के प्रकार। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पौधों के प्रकार। तो देखिए आकार के आधार पर पौधे जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स पौधे जो हैं, प्लांट जो हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं हर्ब्स यानी कि जिनको हम साग बोलते हैं, दूसरा होते हैं बस यानी कि जिसको हम झाड़ी बोलते हैं, तीसरे होते हैं आपके ट्री यानी कि वृक्ष, ठीक है। तो हर्ब्स जो फ्रेंड्स आपके होते हैं जैसे कि आपके धनिया, गेहूँ, धान, मेथी, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी छोटे छोटे जो होते हैं साग कहा जाता है इसको, ठीक है। ये छोटे होते हैं, इनका आकार कैसा होता है, तो इनके आकार जो होता है छोटे होते हैं, इनका तना कोमल एवं हरे रंग का होता है, ठीक है। तना इनका कैसा होता है, हरा रंग का होता है और काफ़ी कोमल होता है, ठीक है। इनमें बहुत सारी शाखाएं या फिर टहनियाँ नहीं होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है उदाहरण में देखिए साग कौन कौन से होते हैं पौधे, तो धनिया हो गया आपका, गेहूँ हो गया, धान हो गया, मेथी, पालक, ये सभी क्या है साग। जैसे कि आप लोग जो साग बना के खाते हो, पालक हो गया, ठीक है, और मेथी हो गया और आपका बथुआ, ये सभी क्या इसमें आगे सभी साग में आता है, ओके। इसके बाद देखिए अभी हम बात करेंगे बस। बस यानी मीन झाड़ी। झाड़ी किसे कहते हैं, ये साग से बड़ी होती हैं, ठीक है। ये किससे बड़ी होती है फ्रेंड्स, साग से बड़ी होती हैं और इनका तना जो है, इनका तना जो होता है कठोर होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग डिफरेंसेस भी साथ में लेके चलिएगा। हर्ब्स मैंने आपको क्या बताया, इनका तना कोमल और हरे रंग का होता है, ठीक है। जबकि झाड़ियाँ कैसी होती हैं, झाड़ियाँ जो है फ्रेंड्स इनका तना जो होता है कठोर होता है पर ज़्यादा मोटा नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा मोटा नहीं होता है और इनमें कई सारी शाखाएँ भी होती हैं जो कि तने के आकार के आधार के पास से निकलती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, गुलाब का फूल हो गया, नींबू हो गया, गुड़हल हो गया, इटीसी, ये सभी कैसे होते हैं, सभी झाड़ी होती हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, झाड़ी कहा जाता है, ठीक है। जैसे गुलाब का फूल आपने देखा होगा, उसको जो गुलाब का पेड़ होता है कितना बड़ा होता है, उसको झाड़ी कहा जाता है, ठीक है। सपोज दैट आप लोग मान लीजिएगा जितना बड़ा आपका जो पौधा होता है गुलाब का, ठीक है। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे ट्री आई मीन वृक्ष, पेड़ कैसा होता है, तो ये कैसे होते हैं, झाड़ी से बड़े होते हैं, ठीक है। सबसे छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो पौधे छोटे छोटे होते हैं जैसे साग जो होते हैं, धनिया वगैरह, तो उसको क्या कहेंगे हम, साग कहते हैं। उसके बाद उससे बड़े जो होते हैं झाड़ी होते हैं, फिर सबसे बड़े होते हैं यानी कि वृक्ष, यानी कि इसको पेड़ कहते हैं, जैसे आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, अमरूद का पेड़, ये सभी हमारे वृक्ष यानी ट्री कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या होते हैं, झाड़ी से बड़े होते हैं और इनका तना कैसा होता है, गहरा भूरे रंग का होता है, ठीक है। जबकि मैंने आपको जो साग बताया था, साग का कैसा होता है, कोमल होता है और हरे कलर का होता है, ठीक है। जबकि हमने तने झाड़ी का कैसा बताया, तो इनका तना कठोर होता है पर ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है। जबकि वृक्ष का क्या होता है, इनका तना गहरे भूरे रंग का होता है और मोटा होता है, मजबूत भी होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम यहाँ बात करेंगे, इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो कि तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण में अगर हम बात करें कौन कौन से वृक्ष होते हैं, तो आम, अमरूद, जामुन, नीम, कीकर, पीपल, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी वृक्ष हमें पेड़ कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पौधों के प्रकार, पौधे कितने प्रकार के होते हैं, तो हर्ब, साग, झाड़ी और वृक्ष 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम आपसे एक चीज़ और बताएं, आप लोग भी जानते हैं सभी जीव जंतु जो हैं, सभी जीव जंतु को ऊर्जा भोजन से मिलती है। मज़ेदार की बात तो यह है कि केवल हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य दूसरे पर आश्रित होते हैं ना, ये परपोषी होते हैं। कैसे परपोषी होते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोग खाना खुद से बनाते हैं, आपकी मम्मा वगैरह खाना बनाती है, बट क्या होता है जो आप लोग खाते हैं वो क्या होता है, वो किसी पेड़ पौधों पर निर्भर होता है, ठीक है। तो देखिए एक हम आपको चार्ट से भी बता देते हैं, देखिए यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। पौधे हैं, पेड़ पौधे जो हैं स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं। स्वपोषी जो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। परपोषी होते हैं यानी जैसे परपोषी हो गए मृतोपजीवी, सहजीवी, कीट बच्ची, ये सभी जो हैं अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे एवं अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं, ठीक है। कंफर्म हुआ, समझ में आया। देखिए 3 मैंने आपको बता दिए पौधे, पौधों के प्रकार। अब इसके अलावा देखिए जो उपरोक्त विभाजन के अलावा उन पौधों को जो अन्य कमजोर होते हैं एवं सीधे खड़ी नहीं हो सकते हैं, 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि कौन कौन से 2 भागों में विभाजित किया गया, पहला वर्षपी और वर्षपी लता, दूसरा आरोही लता। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वर्षपी लता कौन से पेड़ होते हैं, जिसको हम कीपर कहते हैं और क्लीम्बर कहते हैं, ठीक है। कीपर, क्लीम्बर 2 प्रकार के और भी आपके जो हैं ये पौधे होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से पौधे, ये पौधे जो हैं ज़मीन पर फैल जाते हैं। जैसे कि जो आपका क्रीपर है फ्रेंड्स, ये कैसा पौधा होता है, ये ज़मीन पर फैलकर पैदा होता है। जैसा कि इसका एग्जाम्पल में पुदीना हो गया, खरबूजा, खीरा, ठीक है। ये सभी पौधे कैसे होते हैं, पेड़ में जैसे वर्सीलाकार, इनकी जो लताएं होती है इस प्रकार से होती है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे आरोही लता यानी क्लीम्बर, क्लीम्बर फ्रेंड्स देखिए ये जो है किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। जबकि अगर आपने पुदीना और तरबूजा देखा होगा तो ये लोग ज़मीन में ही ऐसे फैलते हुए जाते हैं। जबकि अगर आपने देखा होगा ये मनी प्लांट का और मटर का पेड़ देखा होगा, तो मटर देखिए अगर गेहूं के खेत में डाला तो गेहूं के ऊपर चढ़ के क्या होती हैं, मटर उगता है। और मनी प्लांट अगर फ्रेंड्स आपने किसी दीवार के पास, किसी गमले के पास लगाया, तो गमले में अगर डंडा कोई लगा देता है इस प्रकार से, तो उस डंडे को इसे लपेट लपेट के वो क्या करती हैं, अपना ग्रोथ करती है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हो गया आपका 2 प्रकार का, मैंने क्रीपर और क्लिम्बर बता दिए। क्रीपर कौन से होते हैं, ये पौधे जमीन पर फैल जाते हैं
और क्रीपर क्या होते हैं, ये किसी ढांचे की सहायता से ऊपर जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ बात करेंगे पौधों के भाग की, प्लांट्स ऑफ द पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधों के भाग, पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं। लगभग सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती एवं फल पाए जाते हैं। ठीक है, फल फूल जो है सभी पेड़ पौधों में जो है पाए जाते हैं, कंपलसरी है। शैवाल यानी कि काई में ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, जो कि आपके शैवाल होते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं होती, ना ही उनमें जो है तना, फल फूल पत्ती, ये सभी कोई चीज़ें नहीं होती, काई या फिर जो आपका शैवाल होता है। ठीक है, अब देखिए हम रूट के बारे में बात करेंगे। रूट क्या होता है, रूट का इस प्रकार के रूट के कार्य होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चल के बात कर रहे हैं। तो चलिए हम रूट पे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे रूट के बारे में, आई मीन जड़ क्या होता है। तो जड़ जो होता है फ्रेंड्स, पेड़ पौधों की भूमिगत भाग है जो कि हरे रंग का नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रूट जो है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने मूली देखा है, गाजर देखा है, इन सभी का रूट क्या होता है, इन सभी के रूट को जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, और जैसे कि फ्रेंड्स देखिए रूट क्या होता है। रूट देखिए पेड़ है ना, पेड़ के नीचे का जो भाग होता है, यानी कि स्तर के अंदर जो भाग होता है उसको हम रूट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे रूट फंक्शन, जड़ के कार्य। ठीक है, ये पेंटिंग मैंने बनाई है ऐसे ही खाली टाइम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो रूट मैं आपको बता रही, रूट कौन सा होता है, रूट आई मीन जो जड़ होती है, जो पेड़ पौधों का भूमिगत भाग है जो कि हरे रंग का नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम बात करेंगे रूट के फंक्शंस, यानी कि जड़ का कार्य क्या होता है, जड़ के कार्य के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो जड़ें जो होती हैं वो पेड़ पौधों की जमीन में जकड़ कर रखती हैं। ठीक है, पेड़ पौधों क्या करती है, जमीन में जकड़ के रखती हैं ताकि जो पेड़ पौधे हैं हवा आने पे क्या हो, गिरे ना। ठीक है, इसीलिए देखो जमीन में इसको क्या पूरे काफ़ी दूर तक फैले थे। कोई भी अगर आप छोटा सा ही पेड़ पौधा अगर उखाड़ेंगे तो उसकी जो जड़ें हैं कितनी दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम बात करें, जड़ जो है वो मिट्टी में मौजूद जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करती हैं। कुछ जड़ें जो होती हैं वो भोजन एकत्रित करती हैं, जबकि जो जड़ें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको जड़ का भी बताऊंगी, जड़ कितने प्रकार की होती है। जड़ कितने प्रकार की मैंने आपको बताई, दो प्रकार की। कौन कौन सी, पहले मैंने आपको मूसला जड़ बताई, और दूसरी आपकी जो जड़ होती है वो होती है जगड़ा जड़। ठीक है, तो पहले मैं आपको हम मूसला जड़ के बारे में समझाए। तो मूसला जड़ें कौन सी होती हैं, जिसको हम टैप रूट्स कहते हैं। तो वो जड़ें देखिए फ्रेंड्स, मटर की, चना की, सरसों की, तुलसी की, जामुन, आम आदि पौधों में जो पाई जाती है उसको क्या कहेंगे, उसको हम मूसला जड़ कहेंगे। मूसला जड़ें जो होती हैं वो हम खाते हैं, जैसे कि मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद, टेपियोका, चुकंदर, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी चीज़ों को हम खाते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्या कहेंगे, ये सभी क्या है, मूसला जड़ है। ओके, तो ये मूसला जड़ आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। अब दूसरा है आपका फाइब्रस जड़, फाइब्रस रूट, यानी कि जकड़ा जड़ें, जो मैंने आपको बताया ना। एक मैंने आपको क्या कौन सी रूट बताई, आपको टैप रूट बताया यानी कि मूसला जड़, दूसरा मैंने आपको बताया फाइब्रस जड़ यानी कि जकड़ा जड़ें। जकड़ा जड़ें यानी कि गेहूं, घास, केला, मक्का, गन्ना आदि पौधों में पाई जाती हैं। जकड़ा जड़ें जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। अब देखिए यहाँ जकड़ा जड़ों की भी टाइप्स होते हैं। कैसे होती हैं, रेशेदार होती हैं, परजीवी होती हैं, पैरासाइट्स होती हैं, और अस्तंभ यानी कि स्टिल रूट्स होती हैं, स्तंभ यानी कि पिलर होती हैं। तो किस प्रकार से आपकी जो होती हैं जड़ें, उसके बारे में यहाँ बात करते हैं। अब देखिए जो रेशेदार जड़ें हैं, ये जड़ें जो हैं रेशों के रूप में होती हैं, जैसे कि प्याज की हो गई, लहसुन की हो गई। ठीक है, तो इसको हम रेशेदार जड़ें कहते हैं। रेशेदार जड़ें, ये जड़ें जो होती हैं फ्रेंड्स रेशों के रूप में होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्याज लहसुन की जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए सपोज दैट आप लोग जैसे लहसुन को जब खन के निकालते हैं तो उसके अंदर नीचे ऐसे 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 लंबी 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 लटकी रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम बात करेंगे परजीवी यानी कि पैरासाइट्स। ये जड़ें जो होती हैं दूसरे पौधों के ऊपर रहती है। ठीक है, दूसरे पौधों के कहाँ रहती हैं, ऊपर रहती है। जैसे कि उदाहरण है अमरबेल। ठीक है, अमरबेल का पौधा किसने किसने देखा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी स्टिल रूट्स। स्टिल रूट्स क्या होती हैं, अवस्थम्भ, यानी कि ये जड़ें जो होती हैं वो भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं। एग्जाम्पल में जैसे बजरा और मक्का, गन्ना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जहाँ पे मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, अगर आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ ना प्याज और लहसुन की जड़, तो आप लोग एक बार सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च करके आप उसकी जड़ तुरंत देख लेंगे तो आपको क्या है माइंड में एकदम सेटअप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्तंभ यानी कि पिलर। पिलर जो फ्रेंड्स होती है, ये जड़ें जो होती हैं टहनियाँ शाखाओं से निकलती हैं और खंभों की तरह होती हैं। जैसे कि आप लोग देखा होगा जो बरगद का पेड़ है, जो काफ़ी ज़्यादा पुराना बरगद को पीपल के पेड़ में, हाँ पीपल के पेड़ में भी होता है। ठीक है, जो आप लोग पुराना काफ़ी बरगद का जो पेड़ देखेंगे उसमें क्या होती है, काफ़ी लंबी लंबी जो शाखाएं लटकी होती है। पहले जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ के झूलते भी हैं। तो अवस्थम्भ एवं स्तंभ जड़ों वाले पौधों में जमीन के नीचे भी जड़ें होती हैं और जमीन के ऊपर भी जड़ें होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, जब पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर भी जड़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया
जड़ के बारे में, ठीक है। अब देखिए हम इसके आगे बात करेंगे तने के बारे में। तना कैसा होता है, पत्तियां कैसी होती है, पत्तियों का क्या कार्य होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम आज की क्लास में आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही कमेंट करके एक बार बताइए, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम यहाँ बात करेंगे स्टेम यानी कि तना के बारे में। तना कैसा होता है, तने का क्या कार्य होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे तना यानी कि स्टेम। स्टेम क्या होता है, तो तना जो होता है फ्रेंड्स, तना जो है वो पौधे का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। तने से पत्तियां और टहनियां जो हैं वो शाखाएं निकलती हैं। कुछ पौधों का वह भाग के तने के नीचे होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, अदरक, लहसुन के हम तने खाते हैं, ठीक है। तना जो होता है हरा या भूरे रंग का होता है, ठीक है। तना किस कलर का होता है, हरा या भूरे रंग का होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करेंगे लीव्स, पत्तियां का क्या कार्य होता है, पत्तियां कहाँ होती है, तो देखिए पत्तियां जो होती हैं वो पत्तियां तने और टहनियों से निकलती हैं। अलग अलग पौधों की पत्तियों का आकार जो होता है वो अलग अलग होता है। पत्तियां जो होती हैं मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, परंतु कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो लाल, बैगनी या फिर पीले रंग की भी होती हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की पत्तियां भी पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर पत्तियां किस कलर की होती है, हरे कलर की होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, ओके। यहाँ पे हम बात करेंगे पत्तियों के क्या कार्य होते हैं। पत्तियों के कार्य के बारे में यहाँ हम बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ लीव्स, पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है और जिसे वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, ठीक है। पत्तियों के द्वारा जो गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र या फिर स्टोमा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टोमेटा या फिर रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा का क्या कार्य होता है फ्रेंड्स, CO2 और O2, ठीक है। स्टोमेटा कैसे होते हैं, जो पत्तियों के पीछे आप देखे होंगे छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा जो होते हैं रंध्र कहते हैं उनको। और देखो CO2 क्या करते हैं, ये लोग CO2 को अंदर लेते हैं और O2 क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जल को अवशोषित करके ये लोग क्या करते हैं, वाटर मिनरल्स लेते हैं जमीन से, खाद्य पदार्थ और खनिज पदार्थ लेकर के अपना भोजन बनाते हैं। पत्तियों में भोजन बनता है। पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है जो कि सूरज की रोशनी, जल एवं CO2 गैस की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए दिया गया है 6CO2 + 12H2O। सनलाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ क्या करते हैं, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस आपका यहाँ पे है C6H2O, 6 मालिक्यूल जल के और 6 मालिक्यूल ऑक्सीजन के, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या करते हैं, छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है लोग लेकर के अपना जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस जो है कंप्लीट करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचय होता है। नोट में देखिए फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण जो है लाल रंग में सबसे अधिक एवं बैगनी रंग में सबसे कम होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, याद रखें। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो लाल रंग में सबसे अधिक एवं बैगनी रंग में सबसे कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, NADP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो निकोटीनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक बार मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, ठीक है। पेड़ पौधे में किस प्रकार से जो है भोजन का निर्माण होता है, इसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे किस प्रकार से भोजन बनाते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक थ्योरी बताती हूँ। पेड़ पौधे अपना भोजन जो है जमीन और हवा से प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार हमें अपना भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री जैसे दाल, चावल, आलू, मसाले, तेल, अन्य सामग्री की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से क्या होता है, पेड़ पौधे भी भिन्न भिन्न माध्यम से अपने भोजन के लिए कच्ची सामग्रियाँ प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कच्ची सामग्रियाँ क्या हो गई फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे कच्ची सामग्रियाँ क्या क्या होती हैं इनकी, जल एवं खनिज लवण, ठीक है। और कौन सी सामग्री होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जल एवं खनिज लवण का स्रोत क्या होता है आपका, सोर्सेज, तो मिट्टी होती है। किस माध्यम से, जड़ द्वारा मिट्टी से अवशोषित करके तना एवं शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचना, ठीक है। इसके बाद वायुमंडल में क्या करती हैं लोग, वायुमंडल में देखिए फ्रेंड्स पत्तियों द्वारा स्थित समूह रंध्र स्टोमेटा द्वारा, ठीक है। पत्तियों में किस प्रकार से होता है, तो जो उसमें स्थित होती हैं स्टोमेटा, यानी कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो पत्ती होती है, पत्तियों के पीछे आप लोगों ने देखा होगा छोटी छोटी एक रंध्र पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पौधों में भोजन का निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो पौधों के हरे भाग विशेषकर उसकी पत्तियों में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल
होता है। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करने में पत्तियों की मदद करता है और इस क्रिया में पौधे जो हैं, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जड़ द्वारा भूमि से जल तत्व व लवण को अवशोषित कर भोजन में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। किस प्रकार समझ सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में पड़े हरिम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था ना इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं और किस माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये बनाया गया है ना, चार्ट बना के समझाया गया है, इसी समझ लीजिए। तो 6 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, इसके साथ ही मिल करके अपना भोजन बनाते हैं। इसका महत्व क्या होता है, यहाँ पे आप थोड़ा सा महत्व भी समझ लीजिए। प्रकाश यहाँ पे, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए आलू का पौधा है, आलू के पौधे में देखिए यहाँ पे जो छोटी छोटी जड़ें हैं, इससे क्या करते हैं, पानी अवशोषित करते हैं, ठीक है। ये जड़ें हैं, ठीक है, जड़ें देख लीजिए आप लोग, कौन सी जड़ होती हैं आलू की, कौन सी जड़ होती है, फटाफट से कमेंट करके बताइए, मैंने कुछ मिनट्स पहले आपको बताया है। अब देखिए भोज्य पदार्थ यहाँ पे कैसे जाता है, तो खनिज लवण यानी कि जमीन से खनिज लवण और जल अवशोषित करके क्या करते हैं लोग, तने में जाता है और पत्तियों के पीछे जो स्टोमेटा होता है वहाँ पे क्या करते हैं लोग, ऑक्सीजन लेकर के अपना कार्बन डाइऑक्साइड अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, सूर्य के प्रकाश के जो है, सूर्य के प्रकाश में अपना ये लोग भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट का जो उपयोग पौधों में तुरंत हो जाता है। यह वह अघुलनशील मंड स्टार्च के रूप में पौधों में इकट्ठा हो जाता है। भोजन बनाने की इस प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस पर्णरंध्रों छिद्र द्वारा बाहर निकलते हैं, जो कि हमारे वायुमंडल को शुद्ध रखती हैं। ऑक्सीजन गैस का प्रयोग सभी जीव जंतु सांस लेने के लिए करते हैं। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन जो है वो पौधों के विभिन्न भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती अथवा फलों में संचित कर लिया जाता है। जड़ों के द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन कहते हैं। पौधे जो होते हैं फ्रेंड्स, पत्तियों के इन्हीं छिद्रों द्वारा दिन रात श्वसन क्रिया करते हैं और हमारी तरह श्वसन क्रिया को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, बुक से ही जो है मैंने अपना जो है सोर्स नोट्स बनाया है और कुछ फ्रेंड्स जो है मैंने सचिन सर के नोट से बनाया है, ठीक है। तो सचिन सर की क्लास में मैंने अटेंड की थी, तो मैंने उस टाइम पे नोट्स बनाया था और कुछ चीज़ें जो है मैंने आपकी जो 1 to 5 क्लास की NCERT पढ़ के उससे मैंने कलेक्ट की, ठीक है। ये आपको जो मैं करा रही हूँ 1 to 5 क्लास के लिए पढ़ा रही हूँ सीटेट, ठीक है। तो जो आपकी जो है हर एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि जहाँ से जो है क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। NCERT से ज़्यादा करके क्वेश्चन आंसर बनते हैं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो आज की जो क्लास है आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया कैक्टस यानी कि नागफनी का पौधों में प्रकाश संश्लेषण उसके हरे तने से होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, उनके हरे तने में होता है, क्योंकि पत्तियां जो होती हैं कांटों का रूप ले लेती हैं, ठीक है। पत्तियां किसका रूप लेती हैं, कांटों का रूप ले लेती हैं। पत्तियों की महक से पता चल जाता है कि वे किस पौधों की पत्तियां हैं, ठीक है। पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं दिखाई देती हैं उन्हें सिरा कहते हैं और सिराएं की व्यवस्था जो होती है सजावट सिरा विन्यास कहलाती है, ठीक है। जैसे कि आप पत्तियां देखे होंगे, पत्तियों के ऊपर कुछ पत्तियों के ऊपर जैसे गुलाब की पत्तियां आप ले लीजिए, चमेली की पत्ती ले लीजिए, तो सभी और गेंदा की पत्ती ले, सभी पत्तियों क्या है अलग अलग आकार, अलग अलग उसकी जो है सिराएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट है कि सिरा विन्यास जो है 2 प्रकार की होती है। जालिका सिरा विन्यास में सिराएं जो होती हैं एक जाल के रूप में होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास में सिरा एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। सिरा विन्यास कैसी होती है, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। जलिका सिरा कैसी होती है, विन्यास में सिराएं एक जाल के रूप में होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास में जो सिरा होती है एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है जो सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधों की जड़ का पता लगा सकते हैं। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास होता है उन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मुसला होती हैं, जैसे कि नीम, पीपल, गुलाब, मूली आदि, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बस इतना ही। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है चना, मूली, गाजर, भिंडी, नींबू, ठीक है। समांतर सिरा, जालिका सिरा, ठीक है। सभी लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। कल की क्लास जो है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।